आपको सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता आप बोलिए वंदे मातरम। मैं पूछता हूँ, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम धर्म को मानने वाला हूँ। बिल्कुल हैं। आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं? बेशक हूँ, गर्व से। आपको भारत माता की जय बोलने में कोई प्रॉब्लम है? भारत माता की जय। आप बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपको वंदे मातरम बोलने में प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे बोलिए कोई वंदे प्रॉब्लम नहीं, मातरम। लेकिन मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं देना नहीं, चाहता आप बोलिए वंदे मातरम। रेड कारपेट बिछा के प्रधानमंत्री साहब द्वारा दिल्ली में सर्वदलीय बैठक क्यों करवाई जाती है? देशभक्तों क्यों बोला जाता है कि देशभक्त है। जब महबूबा मुफ्ती जी के लिए ये कहा जाता है ये पाकिस्तान परस्त हैं, ये देशद्रोही है, उसी महबूबा मुफ्ती को लाल कारपेट बिछा के भाजपा द्वारा सर्वदलीय बैठक के अंदर दिल्ली में बुलाया जाता है। क्यों? देशभक्त ये दोहरा चरित्र क्यों? पहले वो देशभक्त नहीं है, जब उसको रेड कार्पेट पे बुलाया जाता है तो उसको देशभक्त का दर्जा दिया जाता है। क्या ये भाजपा के यहाँ पे दोहरा? और फिर रविंद्र राणा साहब ये कहते हैं कि जो हुब्बुल बतनी वाले नेता थे वो दिल्ली के। एक चीज को मानिए सर, या तो वो पाकिस्तान परस्त हैं या वो देश हित की बात करने वाले। मैं मानता हूँ कि महबूबा मुफ्ती जी इस देश की हैं, वो पाकिस्तान की अज़हर है, वो पाकिस्तान का गुण गाती है, पाकिस्तान की अज़हर है, वो पाकिस्तान का गुण गाती है। एक मुख्य प्रश्न चिंतन, एक मुख्य प्रश्न चिंतन, आपने आज क्या दिया? आपने ऑन कैमरा कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के एजेंट हैं, आप अभी उनको बुक करवाइए क्योंकि पाकिस्तान के एजेंट हिंदुस्तान में सरेआम घूम रही है। आप अंदर क्यों नहीं करवाते, उन्हें बुक क्यों नहीं करवाते? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इस देश का विभाजन कराया। ये वही कांग्रेस पार्टी है। विभाजन किसने कराया? वोट घोटाले और घोटालों से देश के बारे में बताओ ना। आपको जातिगत बात नहीं करेंगे, मैं समझ की बात करूं, जातिगत बात नहीं करेंगे। के बराबर आप नहीं है, आप जाति के बराबर नहीं है, आप विभाजन की बात कर रहे हैं और आप देश के महान योद्धाओं की बात करेंगे। किसने करवाया? पीएम बनने के लिए नेहरू ने करवाया, पीएम बनने के लिए नेहरू ने करवाया। अगर सावरकर का नाम लेना, नेहरू नहीं लेना। सावरकर जी 700 रुपया पेंशन किस बात की लेते थे अंग्रेजों से? आप जवाब देते जाओ। सावरकर की जो काला पानी की सजा में 9 बार माफीनामा किसने दिया? किसने दिया? आपने करवाई सजा देशभक्तों को क्योंकि आप सत्ता की मलाई चाट सके। और ये कह रहे हैं ना कि सेकुलरिज्म, इनका सेकुलरिज्म कहाँ नजर आता है? जब इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं अगला चीफ मिनिस्टर हिंदू होगा। नहीं, ये भविष्यवाणियां क्यों? मुझे एक मिनट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ हिंदू क्यों? नहीं है क्या? बिल्कुल है, और बिल्कुल है। आपने मुस्लिम मजाकी स्टेट का पॉलिटिकल लैब बना दिया भाई। हिंदू मुस्लिम की बात है, अगला सीएम मुस्लिम मजाकी स्टेट का पॉलिटिकल लैब बनाया है। और जो फॉरेस्ट लैंड लोगों ने ऑक्युपाई की हुई थी उसको खाली करवाया जा रहा है, किस लिए? इंडस्ट्री लगवाने के लिए। इंडस्ट्रीज को बिल्कुल है और आ रहे हैं जो होंगे, क्या बोलेंगे? जो कुछ नहीं बोलेंगे, किसी को अच्छा नहीं जाएगा, चाहे भाजपा का होगा, चाहे एनसी का होगा, चाहे कांग्रेस का होगा। अगर मैंने रखी होगी तो वो भी जाएगी। मैं बिल्कुल उस बात में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो सुनिए, आपका अपना गांव भाजपा के एमपी के द्वारा गोद दिया गया, बताओ कि कितनी तरक्की एमपी साहब के द्वारा आपकी पंचायत में करवाया गया? मैं तो ना भाजपा का खरीदा हुआ एजेंट हूँ ना कांग्रेस का। नहीं, मैं आपकी पंचायत की बात कर रहा हूं, पंचायत की बोले। मैं आपसे दोनों सुंदरबनी की जनता को सर बेवकूफ मत बनाइए। मैं कहता हूं सुंदरबनी की जनता को बेवकूफ मत बनाइए। बताइए आप किस नेता के साथ हैं, कौन से सियासी दल के साथ जुड़े हैं, ये बताना बहुत लाजमी है। जवाब दीजिए आज। मतलब सर जो आपने तीसरी बार क्वेश्चन पूछा तो वो सवाल ही यही है, जनता कंफ्यूज है सर आपके चरित्र को लेके, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को लेके। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मैं उद्धव नहीं हूँ। हम तो सुंदरबनी की बात करेंगे, तो जो सुंदरबनी का काम करेगा लीडर को आपको पता कौन लीडर है। आज के वक्त में इस समय सुंदरबनी का लीडर कोई डेवलपमेंट काम कराने वाला तो अरुण शर्मा बीडीसी चेयरमैन है। कोई कुछ नहीं है। इसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ, दोनों पार्टी के पैनल्स को थोड़ी स्टडी करके आए। तो क्या कांग्रेस का वजूद सुंदरबनी में, खासकर पूरे भारत में कांग्रेस आ रही है? क्या वजूद खत्म हुआ? वजूद जरूरी नहीं है, देश का वजूद चाहिए हमें। हमें देश बचाना है। आज कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि लूट खसोट की है। आज गरीब का चूल्हा कैसे चल रहा है? जब भाजपा पावर में आई थी 2014 में तो 300 कुछ रुपये सिलेंडर था। आज 850 से ज़्यादा सिलेंडर का रेट है, 950, 1000 रुपया पहुँच गया।
तो यह क्या कभी ये गरीब की कमर तोड़ने वाली बात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का नामो निशान नहीं है। कभी कहते हैं जी हाँ जी सेल्फ स्टैंड हो जाओ, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं पकौड़े तलो, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी डोसा बनाओ। तो डोसा बनाने से, पकौड़े तलने से इंजीनियर जो है वो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं हम दे पाएंगे। और डॉक्टर्स को जो है वो उनका काम डोसा तलना नहीं है, उनका अस्पताल में इलाज करना है। तो अस्पतालों की हालत देखोगे तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टरों को कहा जा रहा है कि आप जाके डोसा बनाओ। दोस्तों, आज के इस सियासी महादंगल को स्पॉन्सर कर रहे हैं रैना मेडिकल हॉल, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट सुंदर बनी, जिनके पास अनेकों प्रकार के डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और स्पॉन्सर किया गया है एसएस कलेक्शन सुंदर बनी द्वारा, जो कि संगीत शर्मा द्वारा। आप देख सकते हैं हर प्रकार के जूते, अपैरल्स, परफ्यूम्स, शर्ट्स, जीन्स आपको यहाँ पे दस्तयाब मिलेंगी। जी शॉक की यहाँ पे आपको जो रिस्ट वॉचेस हैं वो भी यहाँ पे दस्तयाब मिलेंगी। एसएस कलेक्शन सुंदर बनी नियर जंडियाल प्लाजा। इसके अलावा गुप्ता स्टेशनरी स्टोर, जिसके अंदर हर एक जो सहूलियात हैं वो आपको दस्तयाब होगी। वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग्स, अन्य प्रकार की जितनी भी स्टेशनरी आइटम्स है वो यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा बीपी वर्ल्ड प्लेवे स्कूल सुंदर बनी, जो कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। सतपाल एंड सन्स द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। समता ग्रुप द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। आज के इस मेगा इवेंट को समता ग्रुप द्वारा स्पॉन्सर्ड एंड पावर्ड किया गया है। समता ग्रुप, विवेक भारती। आज के सियासी महादंगल को स्पॉन्सर किया गया है बीपी वर्ल्ड प्लेवे स्कूल सुंदर बनी द्वारा, जो कि सुंदर बनी का एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। अगर आप अपने बच्चों को क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देना चाहते हैं तो आज ही राब्ता कायम करें बीपी वर्ल्ड प्लेवे स्कूल सुंदर बनी से और अपने बच्चों का दाखिला करवाएं जल्द से जल्द। सियासी महादंगल आज होगा खुलासा, कौन बनेगा सियासी सिकंदर। पहली मर्तबा सुंदर बनी की धरती पर नौशहरा सुंदर बनी की जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं सियासी राजनेता। और क्या विपक्ष अपाइज और बेजुबान हो चुका है क्या आज के समय में? क्या राजनेताओं का दायित्व व फर्ज सिर्फ सत्ता की मलाई खाना ही रह चुका है? ये सभी जनता के प्रश्न, ये सभी जनता के सवाल आज इस सियासी दंगल में राजनेताओं से पूछे जाएंगे। आज 8 सियासी पहलवान पहली बार होंगे आमने सामने। आदाब दोस्तों मैं आपका मेजबान मुदस्सिर मुगल, मैं आपका अपना मित्र अभिनंदन प्राशर BHL 24x7 न्यूज़ में आप सबका 8 के 8 सियासी दंगल में आपका स्वागत करता हूं। So all the respected and worthy guests of today's events are most welcomed here. PDP की तरफ से डॉक्टर मनोहर सिंह जी हमारे बीच आने वाले थे, लेकिन वो किसी कारणवश के चलते नहीं आ पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट जम्मू सूबा के सदर जो हैं रिटायर्ड मास्टर शमशेर सिंह जी आने वाले थे, वो भी नहीं आ पाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट चीफ स्पोक्स पर्सन सरबजीत डोगरा जी हमारे बीच हैं, और भाजपा की तरफ से हमारे पास संजय कुमार जी जो डिस्ट्रिक्ट के स्पोक्स पर्सन हैं, और भाजपा के ही दूसरे जो मंडल प्रधान है राकेश कुमार जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। DDC काउंसलर सुंदर बनी से राजेंद्र शर्मा जी यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो भी यहाँ पे नहीं मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर भूषण उपल जी हमारे बीच हैं और इस सियासी महादंगल के अंदर प्रतियोगिता ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर अरुण कुमार शर्मा भी किसी कारणवश से आज यहाँ पर नहीं आ पाए। वहीं बीजेपी के जुझारू और दिग्गज नेता जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं राकेश शर्मा जी, वो हमारे बीच मौजूद हैं। आप सबका आज के इस महादंगल में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि इस सियासी महादंगल के अंदर आप जो जनता के सवाल हैं, जो 125 करोड़ देशवासी बिलखसूस जम्मू कश्मीर की आवाम और सुंदर बनी की आवाम ठोक बजा के नेताओं से पूछना चाहती है, वो आज यहाँ पे पूछे जाएंगे और आपको जवाबात भी देने होंगे। सबसे पहला प्रश्न, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 370-35 से टूटने के बाद भाजपा ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में तरक्की की नहरें बहेंगी, और कहीं ना कहीं आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि आप डेंटल डॉक्टर्स की बात की जाए, वो कुलचे और समोसे बेचने की तादाद में आज खड़े हैं। और यहाँ पे जो देखा जाए कि आज के समय में जो डेली वीज़र का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद
जहाँ पे आशा वर्कर्स की देखा जाए, आंगनवाड़ी वर्कर्स का देखा जाए, क्या जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से टूटने के बाद जम्मू कश्मीर किस तरह से दिखता है? इस प्रश्न का मैं उत्तर हमारे जो संजय कुमार जी हैं इनसे जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी, आप सबका मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए भी धन्यवाद। आपने प्रश्न पूछा है, प्रश्न आपने बहुत ही एंगल से पूछा है, मैं आपको एक एक करके जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, जब 35 से और 370 जो कि टूटना जरूरी था, उस पर बार बार बात करना मैं लाजमी नहीं समझूंगा। उसके टूटने के बाद यहाँ पर एक टूटा फूटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिन खानदानी लोगों ने जहाँ लूटपाट मचाई हुई थी, उसके बाद उसको संभालने का एक दायित्व हमारी केंद्र सरकार के ऊपर आया और धीरे धीरे से उसको सारे सिस्टम को पटरी पे लाने का काम जो है मोदी सरकार ने वो किया है। आज नई रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, आपने देखा JKP में आपने कितने सब इंस्पेक्टर्स जो अभी नए रिक्रूट हुए हैं, आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में जो अकाउंट ऑफिसर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट हुई है। J&K बैंक में जो आज तक जम्मू के युवाओं को मौका ही नहीं मिलता था, जहाँ एक धांधली के तहत जो है केवल और केवल कश्मीरी युवक ही वो उसमें भर्ती होते थे, आज हमारे सैकड़ों की तादाद में यहाँ के लोग उसमें आए हैं। और डेवलपमेंट की जहाँ तक आपने बात की, डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से जो फंड्स हैं वो खुले एक खजाना खोल के वो दिए जा रहे हैं। आज मैं आपको अगर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं सुंदरबन म्यूनसिपल कमेटी के अंदर, तो मैं आपको बताऊँ हमने करोड़ों रुपए के टेंडर्स विद इन सम डेज इन दिनों में हमने वो फ्लोट किए हैं, वो जो लगाए हैं उनमें हमारे 50 लाख की एक बिल्डिंग का कार्य वो है जो चल रहा है। उसके बाद हमने पाथ बेस जो बुजुर्गों के सैर करने के लिए 70 लाख का एक टेंडर लगाया है। बच्चों, ये बात सबसे बड़ी है कि जम्मू कश्मीर में आपने बता दिया कि जो काम टेंडर्स खुले हैं, ये पहले के समय में भी चलता था कि आज देखो सोशल मीडिया पे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में जो भाजपा ने जो सपना दिखाया था कि 50,000 नौकरियां हम 370 और 35 से टूटने के 2 महीने के अंदर रिक्रूट करेंगे। और संजय जी, आपने कहा, आपकी जुबानी आपने कहा कि जम्मू के जब लड़के आते थे तो फिर जब भाजपा सत्ता की मलाई खा रही थी, तब जब JK बैंक की लिस्ट क्वैश की गई और आपके ही गवर्नर द्वारा कहा गया कि उसमें जम्मू के जो बच्चे हैं वो ज्यादा थे इसलिए क्वैश की गई, इसका प्रश्न के जवाब आप क्या देंगे? उस पर जो वहाँ जो सिस्टम में जो लोग बैठे थे उनके द्वारा कोई गड़बड़ की गई थी, वो जम्मू के ज़्यादा थे, कश्मीर के ज़्यादा थे, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें सुधार के लिए उसको भेजा गया और उसमें बहुत हद तक सुधार किया गया। और अब उस बात का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं ना तो कश्मीर के युवकों के साथ नाइंसाफ़ी हो, ना जम्मू के युवकों के साथ हो, क्योंकि पहले तो किसी की योग्यता देखे बिना ही उसको 30 सेकंड में खत्म रखा जाता था, लेकिन आज की डेट में व्यक्ति की योग्यता देख के, चाहे वो कश्मीर का है चाहे वो जम्मू का है, उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको सर्विस मिलेगी। आपका समय खत्म हो चुका है। मैं अब इस सवाल का काउंटर जो है, इस सवाल का जवाब कांग्रेस के जुझारू नेता और चीफ स्पोक्समैन जिला के सरबजीत डोगरा से मानना पसंद करूंगा। डोगरा साहब, संजय साहब का कहना है, संजय साहब का कहना है कि विकास हुआ है, तरक्की हुई है उनसे 370 और 35 से हटने के बाद, क्या कहेंगे? मेरी लाल के हसीन सपने हैं इनके। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये आए दिन देखते रहते हैं आप, ये भाजपा के ही नौजवान भाजपा के खिलाफ झंडे उठाकर सड़क पर क्यों खड़े हैं? ये कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? इन्हें रोजगार छीना है। आज पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े उठा के देख लो, पिछले 47 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है और ये लोगों को सपने दिखा रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बात नहीं कर पाएंगे अपने आंकड़े लेकर, इनके पास बोलो अपने आंकड़े दुरुस्त करो। आप आंकड़ों से बताइए कि बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी पिछले 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। नहीं, उस क्या आप उन आंकड़ों को गलत ठहराएंगे? 47 साल से पहले कांग्रेस भी तो थी ना, आप उसको भी ले रहे हैं बीच में। कांग्रेस के टाइम में मैं बेरोजगारी 47 साल पिछला जो आंकड़ा था, 47 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो बेरोजगारी का आलम आज है। पर इनका कहीं ना कहीं कहना है कि आप 4th क्लास की रिक्रूटमेंट देखें, JKP की रिक्रूटमेंट पंचायत विभाग को देख लो, तमाम विभाग देख लो, डेली वाइजर देख लो, हेल्थ वर्कर देख लो, सभी सड़क पर हैं। क्यों है वो? पर कहीं ना कहीं आवाज को हम देखा कर रहे हैं। पर कहीं ना आप क्या कारण बताएंगे? कारण बेरोजगारी है। रोजगार देने में ये सरकार विफल है, ये रोजगार दे नहीं सकती, इनको राजनीति से फुर्सत ही नहीं। बिल्कुल राकेश जी, आपको भी समय मिलेगा, आपको भी समय मिलेगा। झूठ बोलने का ये नाटक बार बार नहीं चलेगा। सरबजीत द्वारा ये कहा गया है कि बेरोजगारी का आलम है और भारतीय जनता पार्टी। राकेश जी, आपसे काउंटर लेना पसंद करूंगा। सरबजीत डोगरा साहब के ऊपर क्या कमेंट करेंगे इस सवाल के ऊपर?
धन्यवाद मुदस्सर जी। पहले तो आज जो ये आपने डिबेट का प्रोग्राम शुरू किया है, मैं आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि ऐसी डिबेट से जनता तक सच पहुँचता है। ये जो कांग्रेस के लोग पिछले 70 साल से युवाओं को क्या पूरे देश को गुमराह करते हैं, इनकी सच्चाई जानना बेहद जरूरी थी, और आपने जो काम शुरू किया है इससे सच्चाई सामने आएगी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक मेरे मित्र कांग्रेस ने क्वेश्चन किया है, ठीक कहा है, पिछले 70 साल से इन्होंने जो देश की बर्बादी की है, इन्होंने युवा को जो सड़कों पे लाया है, इन्होंने जिनको रोजगार दिया था उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया, इन्होंने पीएचई डिपार्टमेंट में जिन लोगों को फांसी पे लटका दिया, इन्होंने आशा वर्कर को लटका दिया, एनआरएचएम में लटका दिया। आज वो ना मरने के काबिल है ना वो जीने के काबिल है। आज इन्होंने उनको ऐसे फंदे में फंसा दिया है कि आज वो निकल नहीं पा रहे। भाजपा उस फंदे से निकालने में क्यों असफल है? 7 साल तो आपको भी लगे ना। मैं बताता हूँ, देश 2014 के बाद देखिए, नहीं बना राकेश जी, देश 2014 के बाद नहीं बना है। देखिए देश 2014 के बाद बना है, उसका प्रूफ मैं आपको दूंगा। अगर बना है तो 2014 के बाद ही बना है। 2014 के पहले इन लोगों ने बिगाड़ने का, लोगों को सड़कों पर लाने का अगर जिम्मा है तो कांग्रेस पार्टी का जिम्मा है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो है सड़कों पे लाया है, इन्होंने उनके साथ अत्याचार किए। अगर इन्होंने उनको एम्प्लॉयमेंट जो दिया उसके लिए इनके लोगों ने, कुछ लोगों ने पैसे खाए, इनके मिनिस्टरों ने उन लोगों को अपने घर में काम करवाया, उसके बाद 1500 पे फांसी पे लटका दिया। आज जो आने वाली सरकारें हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैं जिम्मेदार है? आशा वर्कर की बात करूं, पीएचई की एम्प्लॉय की बात करूं, चाहे पीडी डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय की बात करूं, जो डेली वेजर हैं, हमारी सरकार पूरी सहमति उनके साथ रखती है और पूरा प्रयास उनको एडजस्टमेंट करने का पूरा प्रयास किया गया है। लेकिन इन्होंने जो अत्याचार उनके साथ किया, उसी का पाप की सजा इनको 2014 में मिली, 2015 में मिली और 2019 में भी मिली। नैनचंद जी, राकेश जी ने बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर खड़े किए, आपके सियासी दल के ऊपर खड़े किए, क्या जवाब देना पसंद करेंगे? और कहीं ना कहीं भाजपा ने साफ तौर से कहा है कि आपने सोशल मीडिया में भी देखा कि पिछले 70 साल से जो काले काम आपके द्वारा, आपकी कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपने लोगों को एक दूसरे गुमराह करके उनको रिक्रूटमेंट के तौर पे रखा, डेली वेजर के तौर पे रखा, आज ये सारा जो बोझ है ये भाजपा के सिर पे आपने डाल दिया। इस पर क्या बोलेंगे आप, क्या पसंद करेंगे नैनचंद जी? देखिए, मेरे साथी राकेश जी ने जो कहा है, इनकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि भाजपा सरकार आई है, पता नहीं क्या नया एक तोहफा लाएगी हमारे लोगों के लिए। जैसे मेरे साथी सरजीत ने कहा कि मेरी लाल के सपने ही मिले। इस सरकार ने 7 साल हो गए चलते हुए। एम्प्लॉयमेंट के मसले में तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल फेलियर सरकार है। ये अलग बात है कि छोटी सी गन की भर्ती हो गई या 2-4 इंस्पेक्टर भर्ती कर दिए। आप देखिए कि कांग्रेस के समय में चाहे वो डेली वेजर था, चाहे आशा वर्कर था, अलग अलग स्कीमों में सरकार ने लगाए, तैनात किए, अपनी रोजी रोटी उनकी चल रही थी। तो इन्होंने जो आकर कहा कि हम हर साल 50 लाख के करीब हम रोजगार देंगे, मैं आज इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो कहाँ गए इनके स्लोगन? आज का युवा जो है वो इतना भटक रहा है, ना वो घर का रहा ना घाट का रहा। दूसरा, कोई भी नया प्रोजेक्ट आप बताइए जो बीजेपी सरकार ने आज तक यहाँ लाया हो। जितने भी प्रोजेक्ट जो आज तक गवर्नमेंट में चल रहे हैं, ये कांग्रेस की ही देन है। हाँ, जरूर एक काम इन्होंने किया कि इन्होंने उसकी इनागोरेशन की और अपनी नेम प्लेट वहाँ पे लगाई। आज तक कोई प्रोजेक्ट बताइए मुझे जहाँ पे इस सुंदरबनी आपका समय खत्म होता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ा प्रश्न कि भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है या आज भी गरीब की चप्पल सरकारी दफ्तरों और इदारों में घिसती हुई नजर आ रही है और सरमायादार लोग टेलीफोन पर ही अपना काम करवा लेते हैं? सीधा और कटाक्ष सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से भूषण उपल जी से। सर, क्या कहना है?
सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉयमेंट में कहूँगा कि इन्हीं की सरकार बनी। इन्होंने कहा कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हर यूथ को, हर घर को एक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट नौकरी देंगे। तो आप देखिए कि कौन से घर में इन्होंने नौकरी दी। उसके बाद बात करी डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है, पिछले 7 साल से बीजेपी की सरकार है, चाहे वो डायरेक्टली थी चाहे इनडायरेक्टली है, आज तक वो डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो तमीर नहीं हो पाई। तो सड़क जो 63 से सुंदरबनी के लिए आती है, पिछले 7 साल से काम शुरू है। वो ये आप ग्राउंड पे हालत देखिए कि कौन सी डेवलपमेंट कहाँ पे क्या हो रही है। टेंडर लगाने से डेवलपमेंट नहीं होती, काम कुछ ग्राउंड पे दिखना चाहिए। बाकी रही बात करप्शन की, तो करप्शन आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे ही एजुटेशन सबसे ज़्यादा होती है करप्शन के खिलाफ। सुंदरबनी के अंदर ही या दफ्तरों में करप्शन चल रही है, काम नहीं हो रहा। तो मैं अगर सच्चाई बताऊँ तो कोई भी फाइल जो है किसी भी टेबल से जब तक उसमें कुछ डाला ना जाए तब तक वो हिलती नहीं है। ये करप्शन के हालात है। तो जहाँ तक इन्होंने बात की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की, तो एमजी नरेगा की बीजेपी खिलाफत करती थी, आज वही एमजी नरेगा जो है उसकी प्रेज़ की जा रही है। कोविड के दौरान नरेगा पे और जिस तरह से भूषण उपल जी ने कहा कि गरीब की चप्पल घिस चुकी है पैसे दे दे कर, और जो एक टेबल से दूसरी टेबल तक जब कोई फाइल पहुंचती है उसमें अगर मोटी रकम नहीं डाली जाए तब तक, और कहना कि पिछले 70 साल की बात छोड़ें, आप अपने 7 साल का जवाब दें। राकेश शर्मा से जो देखा जाए कि उन्होंने बोला कि जो देखा जाए कि करप्शन का जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता कि पिछले 70 साल को क्यों छोड़ा जाए। अगर धांधली हुई या इस देश को लूटा गया है तो पिछले 70 साल में लूटा गया। 70 साल में गोबर भाजपा की सरकार रही है। बात कर रहे हो, 70 साल में गोबर भाजपा की सरकार रही है सर। माइक अपने हाथ में रखिए, आप माइक अपने हाथ में रखिए, हम जवाब देंगे। आपके पास 70 साल जो बनाया है लूट रहे हैं ना, आपके पास में जाएगा सर। सारा इदारा प्राइवेट कर रहे हैं, आपके पास में जाएगा सर। नहीं जवाब देना बनता ही नहीं है। राकेश जी सुनिए, राकेश जी सुनिए, आप लूट रहे हो, नहीं है आपने, आप लूट क्योंकि आपने धांधली की है, देश को लूटा है आपने। एयरपोर्ट भेजिए, आपने इस ट्रेन देश को लूटा है, भेजिए, देश को सड़क बर्बाद भेजिए किया है। आपने। अगर आपने देश को लूटा नहीं होता आज आप ठंडे होते। राकेश जी आप बेच रहे हो। आपने देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है। हम बैठे हैं यहाँ पर, तमाशा पूरा नुकसान हो जाएगा। क्या मौका दिया जाएगा? आप उनसे झूठ बुला रहे हो, हम नहीं सुनेंगे ये झूठ। कितनी देर सुनेंगे झूठ? पिछले 7 साल से झूठ नहीं सुन रहे हो। नहीं है भैया, पूरा मौका मिलेगा आपको, पूरा ये मौका नेता छुप गए हैं, जनता के बीच नहीं आ रहे, इसको भेज देते हैं। इसके बाद आपसे इसका उत्तर मांगेंगे। ये इसका सवाल का जवाब से बच रहे हैं और आप इनके हाथ में आपको समय दिया जाएगा। राकेश जी आपको समय दिया जाएगा। ये भारत को बेच रहे हैं, आपके सामने बेच रहे हैं, उसके सवाल आपको पूछिए बेटा ना। आपकी उसपे सरकार सवाल है। है, उसपे सवाल है, उसके सवाल है, सियासी दंगल पे सवाल आप किए बेच रहे हो भारतीय भारत जनता को। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक कार्यकर्ता नहीं, जनता के प्रत्येक साथ खड़ा भारतवर्ष है। की बात कीजिए आप। हिंदुस्तान की पूरा जनता के भारतवर्ष साथ खड़ा आपसे है। सवाल कर रहा है। हिंदुस्तान की जनता को बचाने के लिए क्या खड़ा है। सवाल? इस देश को सवाल बचाने हो के गया लिए है। बाकी हम तमाशा देखने हैं। इसके बाद आपको पक्ष मिलेगा। एक पक्ष मिनट। की बात विपक्ष की बात नहीं है, ये भारत को बेच रहे हैं, बेचने का सवाल पूछिए। ये इनको किसने अख्तियार दे दिया कि भारत को बेचा जाए? आप सवाल कीजिए। 70 साल जो हमने बनाया है आज वो बेच रहे हैं। और अगर इसने क्षमता क्या नहीं है किया? तो घर बैठिए, घर आप से जो तो बेच रहे हैं ना, हमने वही बनाया है, जो हमने बनाया है बेच रहे हैं। तो 2 मिनट मिलेंगे ना, आप भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या भ्रष्टाचार बढ़ा है? सीधा सवाल। पिछले 70 सालों में जो देश में भ्रष्टाचार हुआ है, 70 साल आने का वाले भ्रष्टाचार हुआ है। आपको सुनने आप की जाओ, क्षमता नहीं ये है। आपने आप हमारे सुन ही दरिया नहीं भेज सकते हो। दिए, आपने यहाँ पर आप लोगों सुन को ही नहीं सकते हो। मजबूर कर दिया। सच्चाई आपको सुनना नहीं आ जाएगा। आपके बीजेपी के नौजवान बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू में, आपको वो दिखाई स्लोगन उनके हाथ में है। अरे बीजेपी के मौका दिया। आपने कहा आप कि वो सेब की रेडी लगा रहे हैं, वो सुना, वो बिल्कुल जनता लगा ने रहे सुना, हैं। बिल्कुल एक पढ़ा लिखा नौजवान बिल्कुल इनको तो ये पकौड़े करने के लिए बोल रहे कुलचे हैं। बेच रहे हैं। हम क्या रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं। आप अपनी बात कंप्लीट करें। एक मिनट। वो कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस ने बात 70 रखनी है, साल अब बात रखने आए हैं, इनका मौका देने आए हैं। 2 मिनट हम मौका देने आए हैं, हम बात रखने आए हैं अपनी, अब जनता की आवाज रखने आए हैं। अगर आपने मेरे को मौका दिया तो मेरा मौका आप बोलिए, मेरा टाइम आप होना बोलिए, चाहिए। रिकॉर्ड हो रहा है, आप बोलिए। टाइम दिया, मौका 7 साल आपको मेरा टाइम दिया, आपने करके दिखाना था ना। इनको सुनने की क्षमता नहीं है तो इनको बोलिए घर में बैठिए। भ्रष्टाचार घर में बैठेंगे, हम सड़क पे आएंगे और आपको भी सड़क पे लाएंगे। मेरी घर बात में सुनिए। बैठा, क्यों बैठे घर में? मेरी बहुत बात देर सुनिए। हम घर पे बैठ लिए। आपको 2 मिनट इसके बाद दिया जाएगा ना मौका। आप 2 मिनट बोलने की कोई आप लिमिट उत्तर होती तो देने दो है। उनको। मैं क्यों नहीं है राकेश भैया? सर, सीधा सवाल, भ्रष्टाचार खत्म हुआ या बढ़ा? मेरी कहाँ बात हो रहा है सुनिए। भ्रष्टाचार? हर जगह हो रहा है। 70 भ्रष्टाचार साल नहीं आप कहाँ नहीं हो रहा भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार इस देश में हुआ है, मैं मानता हूँ किसी देश में नहीं हुआ है। देश को लूटा गया। लूटा गया, अगर लेकिन- लूटते तो आप बेचते। लेकिन भारतीय 70 जनता सालों पार्टी में की 3 सरकार- मरतबा भाजपा की सरकार रही, इसका भारतीय मतलब भाजपा जनता ने भी पार्टी देश को की लूटा सरकार है। जब भी
देश को सुधारने का काम किया है। आज भी डिजिटल इंडिया पे काम किया जा रहा है। जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि ये भ्रष्टाचार कम हो सके, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी बदौलत आज इन पे क्षमता नहीं है कि ये आप बताओ ना, आपने किस भ्रष्टाचारी को अंदर किया जिन पे इल्जाम लगाते जिस तरह से भाजपा की तरफ से बोला गया, अब आपकी बारी है, आपकी बारी है। सर जी अपना पक्ष रखिए। जो अभी आप बहुत ही जजारू लहजे में बात कर रहे थे, इस लहजे को दोबारा आपको पूरा मौका मैं बताइए। कांग्रेस की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, जनता की नौजवानों की बात कर रहा हूँ। सवाल नौजवान सड़क पे आज किस लिए हैं? प्रेम आपको सदर कहाँ जाएगा? पिछले 70 साल आप कहाँ थे जनता के 70 साल हमने देश को दिया ना। आप इसी हिंदुस्तान में रहते थे, बाहर से नहीं आए हो। देखिए बना जो आप जो बना है भारत वो हमने बनाया है, आपने बेचा है जब और आप बेचना चाहते हो। लंबा आप डाल दिया तब आपको जनता की काम है बात आई। बेचना, तब आपको आप बना नहीं सकते। आप एक गवर्नमेंट का दायरा बताओ जो आपने बनाया। आपको जनता की मुझे एक गवर्नमेंट का दायरा बताओ डिपार्टमेंट जो इन्होंने बनाया हो। मैं 10 गिनाता हूँ जो इन्होंने बेचे हैं। आप बोले क्या आप कौन थे मुझे रोकने वाले? मैं कौन है मुझे बैन करने वाला? मैं कह रहा हूँ हमने 70 साल बनाया, इन्हें 7 साल में बेचा है। और जो हमने बनाया है ये वो बेच रहे हैं। इनको इख्तियार किसने दिया? वो जनता है, वो देश है, वो देश का सब कुछ बना हुआ है जनाब। सॉरी माफ करना, वो देश का सब कुछ बना और देश ने बनाया, हमारे बुजुर्गों ने बनाया। इनको इख्तियार नहीं दे दिया भारत बेचने का। प्राइवेट कंपनी आप देश बेच रहे हैं और आप भारत को बनाने की बात कर रहे हैं। मेरे भैया लेकिन सर जी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सुंदरबनी की बात की जाए तो क्या कांग्रेस का वजूद सुंदरबनी में, खासकर पूरे भारत में कांग्रेस आ रही है? क्या वजूद खत्म हुआ? वजूद जरूरी नहीं है, देश का वजूद चाहिए हमें। आज हमें देश बचाना है। आज कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि लूट खसोट की है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें किसी राजनीतिक दल का वजूद बचाने में, हमें कोई भी राजनीतिक दल का वजूद बचाने में इंटरेस्ट नहीं है। हम देश बचाने की बात कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां आती हैं जाती हैं, ये भाजपा के भक्त बने हुए हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के भक्त नहीं है। राष्ट्र बचना चाहिए, पार्टियां बचे ना बचे, पार्टियों की अहमियत नहीं है भैया। राष्ट्र बचना चाहिए। आपने देखा कि जिस तरीके से सर जी डोगरा साहब द्वारा कहा गया कि देश को जो बनाने का काम है वो कांग्रेस ने किया है, वही काउंटर लेंगे राकेश जी से कि क्या वाकई में कांग्रेस का वजूद आज सुंदरबनी में खत्म हो चुका है? राकेश जी प्लीज। देखिए, मौका देंगे आपको इसके बाद। है, जनता सब कुछ जानती है। इन्होंने ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इस देश का विभाजन कराया। ये वही कांग्रेस पार्टी है। विभाजन किसने कराया? टोल घोटाले और घोटालों से के बारे में बताओ ना। आपको मौका नहीं जातिगत बात नहीं करेंगे। मैं सबर की बात करूं, जातिगत बात नहीं करेंगे। बराबर आप नहीं है, आप जाति के बराबर नहीं है। आप वर्ग की बात कर रहे हैं और आप देश के महान योद्धाओं की बात करेंगे। किसने करवाया? पीएम बनने के लिए नेहरू ने करवाया। पीएम बनने के लिए नेहरू ने करवाया। अगर सावरकर का नाम लेना, नेहरू नहीं लेना। सावरकर जी 60 रुपया पेंशन किस बात की लेते थे अंग्रेजों से? आप जवाब देते जाओ। सावरकर की जो कालापानी की सजा में 9 बार माफीनामा किसने दिया? किसने दिया? आपने करवाई सजा देशभक्तों को, क्योंकि आप सत्ता की मलाई चाट सके। मेरे बात सुनो, आपने मेरे को टाइम दिया है, मुझे टाइम आप 2 मिनट कंप्लीट करें। आप 2 मिनट सभी पैनलिस्ट से दरख्वास्त की जाती है जब एक व्यक्ति बोलता है तो उसको बोलने दीजिए। इनसे एक सवाल पूछिए। इनसे 60 रुपए क्यों दिया जाता था? सेवा के लिए वो 60 रुपए लेते थे। इनका सुपड़ा साफ कर दिया है, अब इनकी क्षमता नहीं है सुनने आप की। जनता का सुपड़ा साफ कर रहे हैं। अरे बात सुनने लीजिए मेरे भैया, शांत हो जाइए, बहुत पानी सुन लिया आपको। पीजिए। मेरी बॉटल नहीं पीजिए, लिए पानी पीजिए। कोई बात नहीं, सुनिए मेरी बात। पानी के हमने बड़ा डैम बना दिया, हम आइए जाकर। इन्होंने इस देश का सत्यानाश कर दिया, इस देश का विभाजन कर दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने देश में सिर्फ और सिर्फ घोटाले कराए। ये तो 70 साल में अंदर क्यों? 7 साल में अंदर लगाओ ना, एक भी घोटालेबाज नहीं पकड़ा गया आपसे। आप सत्ता की मलाई खाने के लिए इल्जाम लगा सकते हो, उसको प्रूफ नहीं कर सकते। आप कोयला घोटाले की बात हो, घोटाले की बात करते हो। आप आओ ना, उनको सजा दिलवाओ। 7 साल में सब बैठे हुए हो। समय खत्म हो रहा है, दूसरे प्रश्न पे आएंगे। सुनो, ये इनका सुपड़ा कैसे सा हुआ? फूट डालो और शासन करो, इनकी नीति थी। उसी नीति के चलते जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया। आज कहीं कांग्रेस कहीं नजर नहीं दिखाई देती है। हमने आजादी ली, फूट डालो, शासन करो। दूसरे प्रश्न में बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न पे बढ़ेंगे कि अक्सर
ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर का आने वाला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, तो फिर क्यों ये भविष्यवाणी नौशहरा का, ये भविष्यवाणी तो फिर क्यों- करते हैं ना। तो फिर क्यों भविष्य देखने वाले गुरु हैं। जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का घर था, वहीं से डीडीसी इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। सीधा सवाल यशपाल जी से। हिंदुस्तान से करना पड़े। यशपाल जी क्या बोलेंगे आप इस पे? देखिए नमस्कार, मैं सबको पहले वेलकम करता हूँ। और ये जो प्रवक्ता हमारे भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, एनसी के हैं, मैं इन्होंने जो कुछ भी है खुद बोल दिए। मैं दोनों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है आप डिबेट करो, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन एक बात मैं अभिनंदन जी आपको बताऊँ, इनमें से कोई दूध का धोला नहीं है। किसी ने कम लूटा, किसी ने ज़्यादा लूटा। इस सच्चाई को ये कोई इनकार नहीं कर सकता। ये कोई मत बोला कि हम अपना हरिश्चंद्र के वो बेटे पोते लगते हैं। जिस तरह से प्रश्न जो मैंने आपने पूछा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का सीएम किस तरह से बनेगा, और भाजपा का जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी, वो अपने घर से ही एक डीडीसी की सीट हार चुके हैं, किस तरह से बनेगा? अगर ये लोग घर से हार रहे हैं, ये अपनी जम्मू कश्मीर में किस तरह से सरकार बनाएंगे? देखिए अभिनंदन जी, हम तो दोनों जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, एनसी के हो, चाहे पीडीपी के हो, जो काम करेगा बनेगा, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। जनता समझदार है, सब कांग्रेस का बन सकता है, भाजपा। यशपाल जी, कभी आप भाजपा के काफिले में दिखते हैं, कभी आप इंडिपेंडेंट किसी लीडर के काफिले में दिखते हैं। पहले तो ये बताइए कि आपका दोहरा चरित्र क्यों सामने आता है? आप भाजपा के हक में हैं या किसी और सियासी दल के हक में? मैं किसी सियासी दल का आदमी नहीं, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हुआ है और इंडिपेंडेंट चलते हैं। भाजपा के अभी हालिया दिनों में आप तो भाजपा के एक जलसे के अंदर थे। देखो भाजपा के डीडीसी वाला, डीडीसी को डिस्ट्रिक्ट वाला कौंसल है, डीडीसी जो चेयरमैन अपना, हम क्या बोलते हैं उसको, मैं तो 3 टाइम में आता हूँ, मैं तो एज ए सरपंच जाता हूँ। आप 370 का समर्थन करते हैं या नहीं करते? 370 का हम समर्थन करते हैं। टूटने में समर्थन करते हैं, रहने में समर्थन करते हैं? हम 370 को जो तोड़ा हम उसके समर्थन में, उसके समर्थन में है। समर्थन में। लेकिन आप ऐसे लोगों के, ऐसे राजनेताओं के साथ घूमते हैं जो कहते हैं कि अनुच्छेद 370 स्पेशल स्टेटस था और इसको हम वापस लाएंगे। फिर बताएं, उन लोगों के साथ रहना पसंद है या 370 की टूटने की मनसूखी होने के हक में है? बताइए। देखिए मुकुल जी, मैं आपको जो बात बताता हूँ, जिनको 370 अच्छी लगती है वो उनके साथ रहे, जिसको 54 अच्छा लगता है उसके साथ। बहुत अच्छा। अब एक बहुत ही मुख्य प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रिटायर्ड कैप्टन रोमेश चंद्र जी, जो कि पूरी जम्मू कश्मीर यूटी के ओबीसी मोर्चा के प्रभारी हैं, और ओबीसी से उठता सवाल कि सर, अक्सर गुजर बकरवाल समुदाय की बातें की जाती हैं भाजपा द्वारा, एससी की बातें की जाती हैं, लेकिन ओबीसी समुदाय, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आखिर क्यों पॉलिटिकल रिजर्वेशन से महरूम? महज 4% आरक्षण, और आज तक किसी को भी सियासी दल द्वारा ओबीसी की हिमायत नहीं की जाती। आखिर क्यों सियासी नेताओं को लब कुशाई करने में तकलीफ महसूस होती है ओबीसी समुदाय के हक में? सीधा सवाल कैप्टन रोमेश चंद्र जी से। धन्यवाद। इस डिबेट में जितने भी लोग आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और डिबेट को डिबेट की तरफ से लेना चाहिए बेशक, और अपनी बात रखते हुए एक सच्चाई सामने लानी चाहिए। यहाँ जो आपने अपने मेरे से प्रश्न पूछा ओबीसी के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज तक जो ओबीसी के लोग थे, इन लोगों ने कांग्रेस, एनसी या दूसरे दलों को, पीडीपी को समर्थन किया, वोट करते रहे, लेकिन कश्मीर के चंद एक नेताओं ने ओबीसी को ओएससी में ही कन्वर्ट करके रखा, अदर सोशल कास्ट के नाम से, और जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी रियासतों में हिंदुस्तान में ओबीसी है, यहाँ नाम ओबीसी है, लेकिन अदर सोशल। लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसके बाद क्यों इसको ओबीसी में तब्दील नहीं किया गया भाजपा द्वारा? पहले मैं ये कहूँगा, जो कश्मीर के जो चंद एक नेता लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ के मौलवी और जो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, उनको फायदा देने के लिए इन लोगों ने उनको अदर सोशल कास्ट में डाला और ओबीसी का सिर्फ नाम रखा, जबकि डिक्शनरी में ओबीसी ओएससी का कहीं नाम नहीं है। इसके अलावा अगर उम्मीद जगी है तो पहले हमारा ये ओबीसी मोर्चा नहीं था, पहले हमारा था ओबीसी सेल, जब मैं वहाँ का स्टेट का प्रभारी भी था। अब नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद वो खुद ओबीसी वर्ग से हैं, उनको इसकी चिंता है, उन्होंने 27 ऐसे मंत्री कैबिनेट के अंदर बैठा दिए, और उसका हमें यह संकेत दिया गया, हमारे पिछले जहाँ जम्मू में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, उसके अंदर ये रखा गया सवाल मंच के ऊपर से कि यहाँ के जो ओबीसी के वर्ग लोग हैं, 1931 के अंदर जब सर्वे हुआ तो हमारी गिनती 32% थी, आज ये बढ़ के 52% हो चुकी है।
लेकिन चंद एक जो सियासतदान थे उन्होंने इस वर्ग को दबा के रखा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1881 में ये एक बात रखी थी, और एक जातिगत के समाज के अंदर कोई सबसे बड़ी बीमारी है वो है जाति के अंदर बांट के काम करने का, ये सबसे देश के अंदर नुकसान की बात है। और उसके बाद डॉक्टर मनोहर लाल लोहिया ने भी एक जन आंदोलन चलाया था जाति प्रथा को लेकर के। मैं ये कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र भाई मोदी जी हैं वो इस ओबीसी के बारे में, आज आपने पूछा 4% जो हमारे अक्सर उनको 4%, लेकिन ये जो बांट की गई है हमारे को 27% रिजर्वेशन, इसकी घोषणा जल्द ही होने वाली है। उसका पहला संकेत ये है कि जो हमारे पहले डेंटल के अंदर और मेडिकल एमबीबीएस के अंदर हमारी कहीं नाम नहीं था। पक्का आश्वासन दिलाते हैं जनता को? बिल्कुल आश्वासन दिलाते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं रहेंगे? नहीं, ये बात नहीं होगी हकीकत में। इसके अलावा मैं कुछ एक बात और कहूँ, जो मेरे कांग्रेस के नेता लोग कह रहे थे, मैं ये पूछना चाहूँ कि नसबंदी किसने करवाई थी? नसबंदी इंदिरा गांधी ने करवाई थी। ऐसे नौजवान लड़कों को जिनकी शादी नहीं हुई थी उन लोगों को उन्होंने नसबंदी करा के उनका बेड़ा गर्क कर दिया। नंबर 1, हमें फौज का एक अधिकारी होने के नाते 1971 की लड़ाई में हमें देखा 58,000 किलोमीटर एरिया पलंदरी तक हमारी सेना बैठी रही, लेकिन इंदिरा गांधी ने और वहाँ जाके शिमला समझौते के अंदर 1 लाख हमने फौज पाकिस्तान की कैद की और ये आज़ाद कश्मीर का मसला हल हो जाता। आज कांग्रेस वाले जो बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने इस देश का बेड़ा गर्क किया। आज कोई साथी गुस्सा कर रहे थे, अगर महाराजा हरि सिंह को वहाँ की पावर दी होती तो आज ये दिशा ना होती। और 370 और 35 की बात करूँगा मैं। इसके मिलने के बाद मैं आपको एक उदाहरण दूँ, जब हमारी ये रोड बनने लगी तो 35A और 370 नहीं हटा था। कौन सी रोड की बात कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ अपना ये लेतर टू कलडप। इस रोड के लिए जब मैं चीफ इंजीनियर के पास गया, उन्होंने कहा 370 की वजह से मेरे पास 15 लाख से ज़्यादा में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। उस टूटने के बाद आज वही 3 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के उसको उधार किया। उन्होंने 370 टूटने के बाद। सर, क्या आपको खबर है कि आज भी आजादी के दशकों से पहले जो जिंदगी थी वो भी आज लोग गुजार रहे हैं? घोड़े और खच्चर नहीं चल सकते, ऐसी ऐसी रोडें हैं। क्या आपको इस चीज की खबर है? ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन आज जो मेरी पंचायत की सड़कें हैं, आज जितने यहाँ लोग सरपंच बैठे हैं, हम भी अपनी पंचायत के सरपंच हैं। मैं कहता हूँ 54 पौना करोड़ हमारी खाते में, पंचायत के खाते में पैसा आया हुआ है। आज तक 73, 74 किसी ने अमेंडमेंट नहीं की, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अमेंडमेंट की। कहीं ना कहीं एक संविधान, एक स्थान की बात की जाती है और कहीं ना कहीं हर देखा जाए कि हर जनरल अपने को बोलता है मेरे को रिजर्वेशन दो, ओबीसी बोलता है ST SC को पहले ही है। क्या एक संविधान में ऐसा होना चाहिए सभी? और बाबा अम्बेडकर साहब ने कुछ समय के लिए जो पिछड़ा वर्ग था उसके लिए कहा था कि जब तक पिछड़ा वर्ग आपस में बराबरी का ओहदा नहीं पा लेता है तब तक रिजर्वेशन दी जाएगी। पर कहीं ना कहीं आज के समय में भारतीय जनता पार्टी साफ तौर से रिजर्वेशन देके ओबीसी का वोट हथियाना जाती है। मैं नैनचंद सिंह का ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब हमारा संविधान बना तो कुछ पिछड़ी जातियों पे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थी उनके लिए रिजर्वेशन का कोटा रखा गया। यूँ यूँ इसमें कोई शक नहीं कि यूँ यूँ इकनॉमिक के लिए हालत जो है सुधार आता गया तो उसमें ये रिजर्वेशन का कोटा जो कम होता गया। लेकिन हमारी इस मौजूदा सरकार ने रिजर्वेशन के लिए एक जातिवाद का मुद्दा जो है ये बना लिया। जो वीकर सेक्शन थे हमारे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके लिए कोटा जरूर दिया, हम मानते हैं इनके गर्दे गर्दे। लेकिन जो जातिवाद का जो एक मुद्दा जो इन्होंने पैदा कर दिया देश के अंदर, आपस में भेदभाव का मुद्दा बना दिया, वो कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर जमात है, उसने कभी भी ऐसी जात पात का मुद्दा जो कभी नहीं उठाया। आज भारत का जो नागरिक जो है पर 70 साल कहीं ना कहीं कांग्रेस रही, वो इसको खत्म कर सकती थी अगर कुछ समय के लिए किया था। क्या वो खत्म करके बराबर नहीं कर सकती थी? जनरल कैटेगरी भी सामने आती, ओबीसी भी आती, ST भी आता, SC भी आता, सब बराबर हो जाते। सर, सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो जब दिल्ली के अंदर दिल्ली राइट्स हुए थे उसके बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? इल्जाम तो कांग्रेस के ऊपर भी आयद किए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस एक सेकुलर जमात है, इसने कभी भी जातिवाद पे कभी कोई किसी किस्म की लड़ाई आपने देखा होगा किसी भी स्टेट में कभी नहीं आई और हमेशा ये एक भाईचारे में विश्वास रखती है। धन्यवाद सर।
सीधा सवाल हमारे सीनियर पत्रकार मदन लाल वर्मा साहब से। वर्मा साहब, ओबीसी की बहुत देर आपने नुमाइंदगी भी की, आपने लड़ाइयां भी लड़ी। आज मैं पूछना पसंद करूंगा कि पत्रकार के रूप में ओबीसी समुदाय के लोगों से भी मिलते हैं, क्या फिगर्स हैं, फिगर के आधार पे बात कीजिएगा। 2 मिनट का समय। सबसे पहले तो मैं सभी का शुक्रिया करूंगा, तो मेरे भाई मुझे 2 मिनट का समय दे रहे हैं, चलो शुक्रिया आपका। आप 5 मिनट लीजिए, लेकिन तथ्यों के आधार पे बात मैं कीजिए। ये बताना चाहूँगा, जहाँ कांग्रेस के हमारे भाई ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब या सर्वजीत जी जहाँ कुशल के बातें कर रहे हैं, यहाँ पर इस डिबेट के अंदर आपको यहाँ डिबेट में आना हो तो इतिहास पढ़ के आना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब का जब पार्लियामेंट के अंदर वो भाषण देते हैं, तो जब गुलाम नबी आज़ाद पार्लियामेंट के अंदर भाषण देते हैं तो वहाँ मुस्लिम समुदाय को 52%, मुस्लिम समुदाय को 52% वो अपनी जुबान से बोलते हैं और 38% बुद्धिस्ट को। लेकिन उनको 70 साल में ये नहीं पता चला कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो उन्हें दबा के रखा हुआ है। एब्रोगेशन के पहले जहाँ पे नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की ही सरकारें रही, क्यों इन लोगों को खाली वोट मैं यूज किया इन लोगों ने। ये मैं यहाँ पे जो हमारे नेता बैठे हैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रही बात जब ईवीएस की बात आती है, अभी मैं चला जाऊँगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो वोट की खातिर रातों रात पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10% आरक्षण दे दिया गया। लेकिन उन्होंने भी जहां उनसे भी चूक हुई, जिन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस का मुख्य में बात नहीं आई, लेकिन यू टर्न लेते हुए 22 साल के बाद जब बीपी सिंह की हुकूमत थी, तब अडवाणी जी ने अदर बैकवर्ड क्लासेस का विरोध करते करते छोड़ दिया। लेकिन 22 साल के बाद यू टर्न हुआ है। अभी असेंबली के पास, सेंट्रल असेंबली के साथ जातीय जनगणना संशोधन बिल जो है वो पास हो चुका है, वो आरक्षण जितनी परसेंटेज में लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर में होंगे, ये लगभग बिल पास हो चुका है, उनको मिलना तय है। तो और मैं जिस तरह से संजय जी से पूछूंगा कि आरक्षण की हमेशा बात की जा रही है कि मदन लाल शर्मा जी ने भी कुछ फिगर्स के बारे में बात बोला, कांग्रेस के हवाले से बताया कि क्या कांग्रेस भी खत्म कर सकती है, पर कहीं ना कहीं अगर साफ तौर से आपकी पार्टी हमेशा बोलती है कि एक संविधान एक निशान, पर कहीं ना कहीं आप आरक्षण को वापस बढ़ावा दे रहे हैं। क्या जनरल कैटेगरी इसमें डिस्क्रिमिनेशन ही आप समझ रहे हैं? आप सबको दो आरक्षण, सबको दो, या तो खत्म करो। क्या हिंदुस्तान वर्ल्ड में अपना स्थान नहीं डाल सकता है? पर कहीं ना कहीं देखा जाए कि हिंदुस्तान की देखा जाए कि आरक्षण बढ़ता ही जा रहा है और जो गरीबी है, जो डिजर्विंग पर्सन्स हैं, वो पीछे आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि जो डिजर्विंग लोग होते हैं वो आरक्षण की वजह से पीछे रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के लोग हों, उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। पर उसका कुछ समय था ना सर? नहीं, समय था ना। सुनिए, इकोनॉमिकली वीकर, देखिए कभी स्वर्ण जातियों में इकोनॉमिकली जो वीक लोग थे उनका किसी को कभी ध्यान नहीं आया, और मोदी सरकार ने जो स्वर्ण जातियों में, चाहे वो ब्राह्मण है, राजपूत है या कोई और है, उनको भी, जो गरीब है, आप आज देख रहे हैं कि पहले जो है तहसीलदार साहब या पटवारी साहब जो घर जाके घर की पैमाइश करते हैं और वो देखते हैं, जो फैक्ट हैं वो देखते हैं कि सही मायनों में कोई गरीब है, उसी को इकोनॉमिकली वीकर जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है और उसको नौकरी में रिजर्वेशन मिलती है। ऐसा होना भी चाहिए। क्या जो गरीब है उसको एक जाति का ही हो सकता है? ऐसा नहीं है। लेकिन जो आरक्षण का दंश है वो कहीं ना कहीं बाकी जो के लोग हैं उनको धंसता है, और इसके लिए एक प्रयास एक हुआ भी था, लेकिन आपने देखा पूरे देश में एक माहौल अपोजिशन के द्वारा बना दिया गया। जगह जगह पे प्रदर्शन होना शुरू हो गए, देश के अंदर अराजकता फैलना शुरू हो गई, और उसको फिर से किसी तरीके से मेंटेन किया गया कि इसको धीरे धीरे आस्ते आस्ते इसको सामान्य किया जाएगा। मैं तो, मेरा ये पर्सनल सजेशन है, मैं किसी पार्टी की और किसी संगठन की तरफ से नहीं कहता, जिस व्यक्ति के परिवार में एक बार रिजर्वेशन के तहत नौकरी मिलती है उसको आगे से उसको उसमें नहीं मिलनी चाहिए, ताकि उसी, बेशक उसी जाति का हो, बेशक किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसकी जाति के और गरीब भी लोग हो सकते हैं, उनको भी पढ़े लिखे लोगों को मौका मिल सकता है। आप क्या चाहते हैं कि जो ये आरक्षण है ये अगले समय में जो इसकी संख्या है, जो इसकी परसेंटेज है, वो बढ़े? नहीं, आरक्षण की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, योग्यता के अनुसार ही नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई गरीब है, कितना समय लग जाएगा इस बात को? देखिए, ये जो सुधार है, जैसे डेवलपमेंट देश में हो रही है,
अभी हर व्यक्ति नौकरी मांगता है। आज बहुत बात होती है रोजगार की, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया है, स्किल डेवलपमेंट की बात की है। और जब लोग अपना अपने कारोबार करने में ज़्यादा प्रयत्न करेंगे, लोग सक्षम होंगे, तो ये आरक्षण की ओर से आस्ते आस्ते जो है ध्यान करता जाएगा। अगर हम सिर्फ सरकारी नौकरियों पे बात करेंगे तो ये जो आरक्षण है जो ये आपको परेशान करता ही रहेगा। हाँ, एक बात का और मैं अभी हमारे कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट जी बात कर रहे थे सेकुलरिज्म की। इनकी जमात सेकुलर है, वो किसी तरह के राइट्स में नहीं करती है। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, कितने राइट्स हुए अब बहुत घाटे हैं, लेकिन सिर्फ मूलतः एक बात की बात करूँगा। सन 1984 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो सिखों के साथ हुआ, क्या वो कम्युनल राइट्स नहीं थे? क्या सिख इंसान नहीं थे? क्या इनका सेकुलरिज्म सिर्फ इस बात का है कि देश के अंदर किसी एक मजहब को ही संरक्षण देना है, बाकी हिंदुओं को काट दो, गोदरा के अंदर जला दो, सिखों के गले में टायर डालकर जला दो? उनकी क्या दुर्दशा हुई, कभी आप उस समय के वो दृश्य आप देखें, आपको आंसू आ जाएंगे। पर कहीं ना कहीं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपकी पार्टी के द्वारा मुस्लिम भाइयों को कितनी सीटें दी गई, ये संख्या बताएं। देखिए, जहां पर जो जी सकता है पार्टियां उसको टिकट देती हैं, पार्टियां उसको टिकट देती हैं, पार्टियों को कोई हमारे पास हम सेकुलर शब्द, हमारी डिक्शनरी में सेकुलर शब्द है नहीं। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम सबको बराबर देखते हैं, हमारे पास कोई सेकुलरिज्म का भाषा नहीं है। देखिए, टिकट वहाँ उस व्यक्ति को दी जाती है जो वहाँ से जीता। हमने जिनको टिकट दी वो जीते, हमने जिनको टिकट, आप देखिए कोई आरक्षण नहीं है टिकटों में, हमारे पास कोई आरक्षण नहीं है। महिला आरक्षण की बात चल रही थी, हमने यहाँ पंचायतों में महिलाओं को सीटें आरक्षित की हैं, जहाँ म्यूनसिपलिटीज में की हैं, और कहीं कोई आरक्षण की बात नहीं है। जो पार्लियामेंट की सीट्स है, जहाँ से जो व्यक्ति हमारा सर्वे होता है, रूट लेवल सर्वे होता है, जो व्यक्ति जीतने के काबिल होता है, केवल उसी व्यक्ति को सीट दी जाती है, किसी को जातीय आधार पे सीट नहीं दी जाती है। अभी तक आपको कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं मिला? नहीं, क्यों नहीं मिले? शाहनवाज हुसैन जी है नहीं, और कितने सारे मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। जो जीत सकता होगा, जो हमारी विचारधारा का होगा, जो हमारी विचारधारा का होगा, जो जीत सकता होगा, हम उसको टिकट देंगे। हम ऐसे जातिगत परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज की बात करें आप, जहाँ से जो जीतने वाला हो और हमारी पार्टी का हो, हम अपनी पार्टी के व्यक्तियों को टिकट देंगे। जो हमारी पार्टी में अच्छे मुस्लिम आएंगे। अब्दुल गनी कोहली साहब को आप क्यों बोलते हैं? दिया टिकट दिया, उनको मंत्री बनाया। देखिए, हमारे संगठन में जितने लोग होंगे, रिजर्वेशन नहीं थी वहाँ पे सर, वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं थी, कोई रिजर्वेशन नहीं, खुद मैंडेट दिया, रिजर्वेशन नहीं थी सर। देखिए, उनको मंत्री भी बनाया, उनको टिकट भी दी, उनको पूरा सम्मान भारतीय जनता। सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आज गुजर बकरवाल समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना साहब द्वारा कहा जाता है कि आपको कॉलोनीज बना के दी जाएंगी, आपके जानवरों के लिए पक्के घर होंगे। आज उस बात को 2 साल बीत चुके हैं। सीधा सवाल सरबजीत डोगरा जी से, क्या ये महज भाजपा का लॉलीपॉप है या वाकई में आगे भी ऐसा हो सकता है? झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ। मेरे साथी मुझे ये बताने की थोड़ी सी जहमत उठाएं कि जम्मू कश्मीर में 370 के एब्रोगेशन टूटने के बाद क्या आप लोगों की ज़मीनों और इनके रोज़गार के हक बचाने की बात कह सकते हैं? कि स्पेशल स्टेटस आपको ज़मीनों और आपके रोज़गार का हक देता था, उसके बारे में क्या कहेंगे? और ये जो प्राइवेटेशन कर रहे हैं, क्या उस प्राइवेटेशन में रिजर्वेशन के लोगों के पास राइट्स रहेंगे? ये सवाल पूछिए इनसे। और ये कह रहे हैं ना कि सेकुलरिज्म, इनका सेकुलरिज्म कहाँ नजर आता है? जब इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं अगला चीफ मिनिस्टर हिंदू होगा। ये भविष्यवाणियां क्यों? मुझे एक मिनट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ हिंदू क्यों? बिल्कुल है, आपने मुस्लिम मजाकी स्टेट का पॉलिटिकल लैब बना दिया। भाई, हिंदू मुस्लिम की बात है, अगला सीएम आपके यहाँ से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट मिलती है, आपको परवाह नहीं है। आप जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर रहे हो। आपको लगता है कि समुदाय के लिए कॉलोनीज बनेंगी?
लगता है आपको ऐसा? सर झूठ के ऊपर झूठ, झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ, बड़े अरे बड़े लाल जिन किले से लोगों ने झूठ बोले जाते हैं, उनको ये से तो किसको छोटे छोटे क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पूछ से रहे बोल हो? रहे हैं। जिन लोगों ने 70 साल वोट बैंक बना के रखा मुसलमानों को, उनसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो कब जवाब देंगे? उनको उनके पास rights जवाब जो हो ही नहीं मिलने सकता। चाहिए वो मिले। पर जिस तरह से सर जी आपने कहा कि 370 जुड़ने के बाद रिजर्वेशन की बात की, मसला खत्म हो चुका है। प्राइवेटेशन में रिजर्वेशन मिलेगी पर क्या? एक चीज डोमिसाइल मिला ना, जम्मू कश्मीर की जो बेटियां बाहर जाती थी उनको राइट्स नहीं मिलता, पर भाजपा की तरह एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की यहाँ सरकारें रही, पर यहाँ की जो बेटी बहू आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर की, पर यहाँ की बेटी अगर बाहर जाती है उसको जम्मू कश्मीर का राइट नहीं मिलता। इसमें सिर्फ एक मिनट का आंसर, एक मिनट पे जो बाहर कानून में आज सुधार नहीं हो रहे। 70 साल से समय समय पर अमेंडमेंट होते थे, सुधार होते हैं। अरे 370 ये सुधार होने चाहिए धीरे धीरे। आप लोगों ने क्यों हिम्मत नहीं उठाई इसको दूर करने के लिए? अब आंसर दें। 370 और 3500 एक के अंदर ये सब चीजें आती थी। 370 की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं वो जनता के सामने एक दिन सारी बात आ जाएगी। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के बाद नौकरियों की नहरें कहाँ पे हैं? वो विकास, वो इंडस्ट्रीज, वो जो कहा जाता था कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जम्मू कश्मीर के युवाओं को लगाया जाएगा, सर, यहाँ की वहीं इंडस्ट्री खत्म हो कश्मीर के चुकी है। अंदर जेड मोड टनल बनता है। और आपको बताना पसंद करूंगा वहां के स्थानीय निवासियों को जो बीटेक एमटेक कर रहे लड़के हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। क्या कहना चाहेंगे संजय जी? देखिए नौकरियां योग्यता पर ही मिलेंगी। हम कहें कि हम जाके नौकरी बाहर कर लेंगे और बाहर का व्यक्ति यहाँ नौकरी नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। बाहर की कंपनी आके यहाँ पे अपने कृषि यूनिट लगा रही है, यहाँ के लोगों को लगाए नहीं दे रही। अच्छा आपने पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। आपने पहले सवाल क्या किया? आप क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? नहीं। सवाल ये था कि जो हसीन सपने दिखाए गए थे कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक सोने की चिड़िया बनेगी, लेकिन वो जम्मू कश्मीर वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है। आपको पता है हजारों कनाल जो भूमि है जो सरकारी उसको खाली करवाया जा रहा है, और जो फॉरेस्ट लैंड लोगों ने ऑक्युपाई की हुई थी उसको खाली करवाया जा रहा है। किस लिए? इंडस्ट्री लगवाने के लिए। इंडस्ट्रीज को नेता भी इसमें है। बिल्कुल है ना नाम उनका? और आ रहे हैं जो होंगे क्या बोलेंगे जो उससे क्या कुछ नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, किसी को बच्चा नहीं जाएगा, चाहे भाजपा का होगा, चाहे एनसी का होगा, चाहे कांग्रेस का होगा। अगर मैंने रखी होगी तो वो भी जाएगी। मैं बिल्कुल उस बात में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो इंडस्ट्रीज लगने में कितना समय लग जाएगा? देखिए इंडस्ट्रीज आने में, माहौल बनाने में और समय लगता है, और इंडस्ट्रीज की कार्रवाई चल रही है। ये आप भी जानते हैं मुदस्सिर जी कि इंडस्ट्रीज को जगह अलाट हो रही है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ ला रहे हैं, उनके लिए रोडें चाहिए। आपको पता है किस युद्ध स्तर पे रोड का काम चल रहा है। क्या ये विकास हुआ है कि स्टेशनरीज के पास शराब के ठेके खुले हैं? क्या ये विकास हुआ है? देखिए सुंदरबनी में अगर ठेके खुले हैं तो लाइसेंस किसने इशू किए हैं? यहाँ पर हमारी सरकार आने से पहले 12 सरकार में आप हैं। 12 नहीं हमारे आने से हमारे आने से पहले यहाँ 12 पिछले 7 साल से हमसे जिस तरह से भाजपा ने कहा कि हमने जो ओपनिंग की बात की जा रही है कि जो यहाँ पे जो खड्डे बेची जा रही हैं, जो यहाँ पे वाइन शॉपें हो रही हैं, इससे ना कहीं जनरेट फंड्स हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर की तरक्की और बहबूदी के लिए यूज़ किए हैं। जसपाल जी आप क्या बोलेंगे कि क्या फंड्स रेज हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर की तरक्की हो रही है इसके? अभिनंदन जी, मैं पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं का उनका जवाब दूंगा जो सेकुलरिज्म में बात करते हैं, और कांग्रेस अपने जो भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने बोला कि हिंदू क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये हिंदुस्तान जो हमारा देश है ये सब मजहबों से जुड़ा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टी में जो प्रवक्ता दोनों बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक हिंदू वाला पार्ट लेता है, एक मुस्लिम लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदू हो मुसलमान हो बनेगा, ऐसी बात नहीं। हाँ अगर मुसलमान बना हिंदू बन सकता है, ऐसी बात नहीं। दूसरा मैं आपको तो अपना कांग्रेस के प्रवक्ता दूंगा जवाब कि डेवलपमेंट क्या हुई। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जब पूछना चाहता हूँ अपने शर्मा साहब को, मुझे एक प्रश्न हुआ है, एक चीज पूछूंगा। आपका डेवलपमेंट हुई है, अभिनंदन जी, डेवलपमेंट हुई है। सुनिए, आपका अपना गांव भाजपा के एमपी के द्वारा गोद दिया गया, बताओ कि कितनी तरक्की एमपी
साहब के द्वारा आपकी पंचायत में करवाया गया पत्राला? मेरी बात सुनिए, मैं तो ना भाजपा का खरीदा हुआ एजेंट हूँ ना कांग्रेस नहीं, मैं आपकी पंचायत की बात कर रहा हूं, पंचायत की बोले। मैं आपसे दोनों की बात करता हूँ, बोल लिया आपसे दोनों की बात करता हूँ। आपसे दोनों ऐसी बात नहीं है। अगर के 370 35 के बाद अपने डेवलपमेंट नहीं हुई, वो ये क्यों? क्या आज बच्चा पैदा हुआ कल 18 साल का होकर फौज में भर्ती हो जाएगा? थोड़ा जिक्र तो रखना चाहिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है ना, आज बोल रहे जो मुलाजिम ये साफ दर्शाता है कि आप भाजपा के हक में हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है। आज मान लीजिए, आज इस मंच से मान लीजिए आप भाजपा के हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देता हूँ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी जवाब देता हूँ। मैं सच बोलूँगा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देता हूँ जो नौकरियों के बोरे, जो नौकरी के लिए बोल रहे, इंडस्ट्री के लिए बोल रहे। अपने जम्मू कश्मीर की 2.25 करोड़ आबादी है, 6.5 लाख मुलाजिम है, और 6.5 करोड़ जो जनसंख्या गुजरात की है, वो मुलाजिम 3.5 लाख है। सरकार सबको नौकरी दे सकती है। 370 का। लेकिन इससे पहले नौकरियां क्यों मिलती थी सर? अब क्यों बंद हो चुकी हैं? मैं बताता हूँ कि हर साल भर्ती होती थी। हर साल भर्तियाँ होती है। आखिर हमारी इकोनॉमिक पावर क्यों नीचे गिर गई? इकोनॉमिक सतह के ऊपर हम क्यों बांग्लादेश से भी नीचे आ गए? ये मुख्य प्रश्न चिन्ह। जीडीपी माइनस में गई। जवाब दीजिए, भाजपा की हिमायत करते तो जवाब दीजिए। वो पहले 370 35 का हो गया, अभी कोविड-19 2 साल से चल रहा है देश के ऊपर। आप कोविड के पहले का ग्राफ देखिए, हमारा जीडीपी माइनस में चल रहा था सर, शायद आपको ज्ञान नहीं है। माइनस में चल रहा, देश तब भी चल रहा था, अब बड़ा देश अभी चल रहा पर है। कहीं ना कहीं जो पीएम केयर फंड्स में पैसा डाला गया, पर अभी तक उसका कोई हिसाब क्या देश रेलवेज को बेच के चलेगा? एयरपोर्ट को बेच के चलेगा? अब कतार ये है, अस्पताल भी बेच दिए हैं, क्या कल को पुलिस को भी बेच दिया जाएगा? हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, प्राइवेटाइजेशन के हम खिलाफ है। जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जो काम प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए वो होना चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए वो नहीं होना चाहिए, उसके हम खिलाफ है। बाकी डेवलपमेंट के काम जो है हो रहे हैं। हाँ, एक अपना अभिनंदन जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि डेवलपमेंट का क्वेश्चन पूछा, वो मैं जरूर बोलूँगा। आदर्श ग्राम योजना के तहत हमारी पंचायत आई थी, लोगों को उम्मीद जागी कि हमारा कुछ होगा। जो जो सच है वहाँ बोलेंगे, वहाँ कुछ नहीं हुआ। 3 साल से जो ट्रांसपोर्ट टंगे हुए हैं, उनके लिए तार ही नहीं है, उनके लिए तार भी नहीं है। और मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहता हूँ कि आपकी केंद्र में भी सरकार है और जहाँ भी आपकी सरकार है, और उनसे गवर्नर एलजी साहब से रिक्वेस्ट करो कि लोग आज भी गर्मी में मर रहे हैं। जिस तरह से जोरी का, तो मेरे को लगता है ज़्यादा तो 1000 ट्रांसफार्मर लगा, उसके तार, उसके ऊपर 1 मीटर तार भी नहीं। भूषण उपल जी, सीधा सवाल आपसे, यहाँ पे दोहरे चरित्र दिखाने वाले यशपाल जी भी हैं, जो कभी भाजपा की हिमायत करते हैं, कभी भाजपा के खिलाफ हो जाते हैं। अब मैं पूछना आपसे पसंद करूंगा कि क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ गिर चुका है? क्योंकि भाजपा द्वारा कहा जाता है कि अब ये बौखला चुके हैं, तो क्या बौखला चुके हैं आप, आपका सियासी दल? देखिए, ग्राफ किसका गिरा है ये आपके सामने है। अभी डीडीसी इलेक्शन हुए, उसमें यहाँ पे बीजेपी को कितनी सीटें मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी सीटें मिली, यहाँ के डीडीसी चेयरमैन कौन बना, तो वो सारा कुछ सामने लोगों ने जवाब दे दिया कि किसका ग्राफ ऊपर गया, किसका ग्राफ नीचे गया। बाकी यहाँ तक आपने जो बातें की, तो मुझे ये कहा गया था कि यहाँ पे जो डिबेट होगी उसमें डीडीसी सुंदरबनी, डीडीसी नौशहरा एंड बीडीसी चेयरपर्सन सुंदरबनी होंगे, तो वो एक भी नहीं आया। वो किसी कारणवश नहीं आ सके। तीनों को कारण क्या कारण हो गया तीनों का? तो तीनों, मैं कालाकोट से चल के यहाँ पे आ गया, वो सुंदरबनी से यहाँ तक नहीं जहमत उठा सके लोगों की बातें रखने के लिए, यहाँ पे लोगों की बात का जवाब देने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ से यहाँ तक पे नहीं आ सके वो। तो यहाँ जो बातें की जा रही हैं, मैं कहता हूँ कि मैं 35 से और 370 के हक में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हमेशा हक में और हक में। लेकिन भाजपा के अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि ये नहीं आ सकता, हक में रहेगी। गंगा बहती हुई हड्डियां दोबारा नहीं आती सर। सब कुछ दोबारा आ सकता है। अगर इसकी एब्रोगेशन हो सकती है तो दोबारा भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मत कहिए कि कुछ नहीं हो सकता। ये सारी उम्र कोई शख्सी राज तो है नहीं कि ये सारी उम्र बीजेपी का राज रहना है। कांग्रेस का राज नहीं रहा, बीजेपी का भी रहेगा। वाजपेयी साहब आए, उसके बाद मनमोहन सिंह साहब, अगर मनमोहन सिंह नहीं रहे तो वाजपेयी मोदी साहब भी नहीं रहेंगे। तो चाहे रज़ीम चेंज हो, चाहे कोर्ट से हमें फैसला मिले, लेकिन जो हमारा जो मंशूर है वो यही है कि हम 370 को बहाल करा करके रहेंगे। और ये मान लो कि 2 मिनट के लिए मान लो कि अगर 370 चला गया, 35 से भी चला गया, देश की भलाई के लिए, स्टेट की भलाई के लिए, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए 2 साल से आप ये बीजेपी वाले मुझे बता दें कि कौन सी डेवलपमेंट हुई, कौन सी एम्प्लॉयमेंट हुई। जब ये 370 हटा था तो तब गवर्नर महाराज ने ये कहा था, गवर्नर मोदी ने, कि 2 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक करके हम 50,000 बच्चों को नौकरी देने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। वो गवर्नर ही ना रहे और वहाँ पे जाते हैं
तो आपने खुद कहा कि गवर्नर साहब यहाँ से चले जाते हैं जब, तो वो कहते हैं कि मैं जो बैंक की जो लिस्ट है इसलिए क्रैश हो गई क्योंकि उसमें जम्मू के लोग ज़्यादा आ रहे थे। जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंट बना के रखा हुआ है बाकी हिंदुस्तान से वोट लेने के लिए बीजेपी ने। तो ये एक्सपेरिमेंट का जो खमियाजा है वो जम्मू कश्मीर के लोग जो है भुगतते रहेंगे। हाँ, कश्मीर में मिलिटेंसी रही, लेकिन जम्मू के लोगों का क्या कसूर है? जम्मू के लोगों को स्टेट थी, वो उस समय भी स्टेट थी जब 1947 के पहले बाकी स्टेटें जो छोटी छोटी थी तो हमारा अपनी रियासत थी, अपना देश था। तो 47 से पहले हम हम उसको देश कहते थे, अपनी रियासत कहते थे। और आज हालत ये है कि लोग स्टेटें मांगते हैं, हमें स्टेट के बदले में झूठी मिला। तो अगर झूठी बनाना था कश्मीर को बना देते जहाँ पे मिलिटेंसी थी, लेकिन जम्मू के देशभक्त लोगों का क्या कसूर है? उनको भले का बकरा क्यों बनाया गया? राकेश जी, बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह भूषण उपल द्वारा भाजपा के ऊपर लगाए गए और रैना साहब का भी यही कहना है कि गंगा बहती हुई हड्डियां जो दोबारा नहीं आती। आपको लगता है 370 की जो कानूनी शक्ल में लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर जिनको भाजपा द्वारा गुपकार गैंग कहते हैं, गुपकार गैंग कहना तो नहीं चाहिए, उन द्वारा वापस आ सकती है? क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, आपको गुपकार गैंग कहने में शर्म आती है तो आती होगी, लेकिन मुझे नहीं आती। गैंग नहीं कह सकते सर, हम अलायंस कहेंगे लेकिन गैंग नहीं। मैं कहता हूँ इन गैंग को दिल्ली में बुलाते हैं, इन लोगों ने फिर रेड कारपेट बिछा के प्रधानमंत्री साहब द्वारा दिल्ली में सर्वदलीय बैठक क्यों करवाई जाती है? देशभक्तों क्यों बोला जाता है कि देशभक्त जब महबूबा मुफ्ती जी के लिए ये कहा जाता है ये पाकिस्तान परस्त हैं, ये देशद्रोही हैं, उसी महबूबा मुफ्ती को लाल कारपेट बिछा के भाजपा द्वारा सर्वदलीय बैठक के अंदर दिल्ली में बुलाया जाता है? क्यों? देशभक्त ये दोहरा चरित्र क्यों? पहले वो देशभक्त नहीं है, जब उसको रेड कारपेट पे बुलाया जाता है तो उसको देशभक्त का दर्जा दिया था। क्या ये भाजपा का यहाँ पे दोहरा? और फिर रविंद्र राणा साहब ये कहते हैं कि जो हुब्बुल बतनी वाले नेता थे वो दिल्ली के। एक चीज को मानिए सर, या तो वो पाकिस्तान परस्त हैं या वो देश हित की बात करने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि महबूबा मुफ्ती जी इस देश की हैं, वो पाकिस्तान की एजेंट है, वो पाकिस्तान का गुण गाती है। लेकिन आप एक तरफ आप ही मीडिया के लोग क्वेश्चन उठाते हो, इन लोगों से बात क्यों नहीं की गई? देखिए, सरकार ने बनाए जवाब दीजिए, वो देशद्रोही हैं या देश हित की बात करने वाली हैं? देशद्रोही है क्या महबूबा मुफ्ती? फिर सिक्योरिटी क्यों दी गई? मेरी बात सुनिए, फिर सिक्योरिटी क्यों है उनके मेरी पास? बात सुनिए। आपने क्वेश्चन मुझे पूछा कि महबूबा मुफ्ती को दिल्ली में क्यों बुलाया गया। आप ही मीडिया के कोई लोग क्वेश्चन उठाते हो कि आखिर इन लोगों से बात क्यों नहीं होती। जब इनको लोगों को वहां बुलाया गया, वहां इनकी बात सुनी गई, तो आप इसी क्वेश्चन को दूसरी तरफ ले जाते हो। लेकिन मेरी बात सुनिए, जहां तक इन्होंने क्वेश्चन किया कि 3 साल हमने उसके साथ सरकार क्यों बनाई, जनाब जम्मू ने हमें 25 MLA दिए थे। उस जम्मू के लोगों के मैंडेट का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी का फर्ज था। उस सम्मान के लिए, उस जनता के लिए, भलाई के लिए, जम्मू की भलाई के लिए, उस सम्मान के लिए आप अपनी विचारधारा को भूल जाएंगे? सत्ता की मलाई के लिए, महज सत्ता की मलाई खाने के लिए, हमारी पहली कंडीशन थी कि विचारधारा से हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज पीडीपी के साथ नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ जम्मू लोगों के सम्मान का, जम्मू के लोगों के मैंडेट का सम्मान का, जम्मू की डेवलपमेंट के लिए हमने ये जो सर, भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री थे, जब उनके द्वारा शपथ ग्रहण की गई, फिर क्यों कहा गया कि अलायंस पार्टनर हैं? देखिए, अलायंस का मीन हलफ लिया गया सर, अलायंस होता है। सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि हम अपने जो हमारे जो संविधान है, भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, जो अपना हमारे हित है उनके साथ समझौता कर दे, ये हमने कभी नहीं कहा। लेकिन एक मुख्य प्रश्न चिन्ह सर, आपने आज क्या दिया? आपने ऑन कैमरा कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के एजेंट हैं, आप अभी उनको बुक करवाइए, क्योंकि पाकिस्तान के एजेंट हिंदुस्तान में सरेआम घूम रही है। आप अंदर क्यों नहीं करवाते, उन्हें बुक क्यों नहीं करवाते? मेरी बात सुनिए मुदस्सिर जी, यहाँ हिंदू मुसलमान का क्वेश्चन होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम धर्म को मानने वाला हूँ। बिल्कुल हैं। आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं? बेशक हूँ, गर्व से। आपको भारत माता की जय बोलने में कोई प्रॉब्लम है? भारत माता की जय। आप बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपको वंदे मातरम बोलने में प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता सर। आप बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम।
हिंदुस्तान में रहेगा। ये कौन क्या नाम है? किसी को हत्या नहीं कर सकते। ये राजनीति कर रहे हैं। सर ये मेरा आधार सर ये मेरा आधार कार्ड है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। पाकिस्तान जो है हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी खून वो बताओ उसके बारे में आप जवाब दीजिए। मेरा प्रश्न यह है, महबूबा मुफ्ती को बुक करवाइए, मेरी बात सुनिए। अगर वो एजेंट है बुक करवाइए। मैं किसके खिलाफ हूं मैं वो प्रूफ करना चाहता हूं। आप मानते हैं कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट की फैक्ट्री है और जम्मू कश्मीर में जितना खून खराबा हुआ है पाकिस्तान जिम्मेवार है। आप मानते हैं हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान होने के नाते मानते हैं। ये सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस का काम है बताना सर, मैं नहीं बता सकता। आप बताइए, लेकिन मेरी बात सुनिए, हम किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। आपने बोला मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। हिंदुस्तानी मुसलमान वो जिसके दिल में तिरंगा झंडा बसता है, जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है। हम पूरा मुसलमान वो सिर्फ मुसलमान नहीं, वो हमारा भाई है। लेकिन जो हिंदुस्तान में होके पाकिस्तान का गुण गाता है, जिसके दिल में पाकिस्तान बसता है, जिसकी सोच में तालिबान बसता है, वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हमने बांग्लादेश के रूप में, ये सर्टिफाई करते हैं हमें। पर कहीं ना कहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएगी। क्या जम्मू की कौन सी ऐसी पार्टी थी, आप पैंथर पार्टी को बुलाते, वहां पे गे पैंथर पार्टी में डोगरा स्वामी चौधरी साहब को क्यों नहीं बुलाया आपने? चौधरी लाल सिंह को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने बोला कि मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स थी, मैं एग्जैक्ट फिगर पे बात कर सकता था। पर कहीं ना कहीं जम्मू की जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू की हमेशा बात करती है, पर कहीं ना कहीं उसका जो मेन एजेंडा है, जो मेन एम है, जो उसका एम्बिशन है, वो कश्मीर है। क्योंकि इसलिए कश्मीर से ज्यादा पार्टीज बुलाएगी। कश्मीर की ऑल पार्टी मीटिंग्स में रेड कारपेट पे उनको स्वागत किया गया। संजय जी क्या बोलेंगे इसको? क्या चौधरी लाल सिंह को बुलाना लाजमी नहीं था? क्यों नहीं बुलाया? देखिए, ये तो वो हमारे जो केंद्र के प्रवक्ता हैं वो बता सकते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी को क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन चौधरी लाल सिंह एक अच्छी बात वहाँ अपनी रख सकते थे, अंकुश शर्मा जी वहाँ अपनी अच्छी बात रख सकते थे, जम्मू की एक बात कर सकते थे, उनको वहाँ पर बुलाना चाहिए था। हो सकता है कि ऐसा लगा हो कि शायद कश्मीर के लोग इस बात पे सवाल उठाएं कि जम्मू के ज़्यादा लोगों को बुला लिया, उन लोगों को बुला लिया जिनकी पार्टी रजिस्टर नहीं है। लेकिन कश्मीर से भी ऐसे लोग आए थे। तो एक दूसरा पैंथर पार्टी थी जम्मू से और भाजपा थी और वहाँ पक्ष रखने के लिए लोग थे। लेकिन अगर ये लोग जो और होते तो और बढ़िया हो सकता था। मैं इस बात को मानता हूँ कि चौधरी लाल सिंह चाहे वो हमारे साथ हैं, चाहे हमसे अलग हो गए हैं, लेकिन वो जम्मू की बात को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। अंकुश शर्मा जी जम्मू की बात को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। हमारे रविंदर रैना जी जो है वो बहुत अच्छा अपनी बात को रखते हैं। और भीम सिंह जी जो हमारे पैंथर पार्टी के थे वो एक अधिवक्ता भी हैं, वो बहुत अच्छी अपनी बात को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जम्मू का सर कौन सी बातें रखती है? जब शराब के ठेकों के बारे में बात की जाती है वो माइनिंग की बातों को ले आते हैं, उनको खुद ही नहीं पता सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। क्या बात रखते हैं वो? राणा साहब की बात कर रहे हैं, राणा साहब। अब शराब के ठेकों के बारे में मैं क्या कहूँ? नहीं, जब उनसे शराब के ठेकों के लिए सवाल किया जाता है वो माइनिंग के ऊपर जवाब देते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि वो क्या बोलते हैं? उनको क्या सवाल किया ये मैंने देखा नहीं। अगर मैं उनका ये डिबेट देखता तो मैं उस पर कोई जवाब देता। ये उनकी पर्सनल बात है कि उनको सवाल क्या किया गया और जवाब अगर मैं कहीं गलत दे रहा हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सरजीत से जिस तरह से मैं सरजी से इसका आंसर लेना चाहूँगा, और कहीं ना कहीं सरजी जी एक बात देखी जाए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि चौधरी लाल सिंह को नहीं बुलाना, अंकुश को नहीं बुलाना, क्या उनके पास एग्जैक्ट फिगर थी, वो भाजपा को डाउनफॉल में ला सकते थे, भाजपा को घेर सकते थे? क्या उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया? क्या कश्मीर की पार्टी को क्यों बुलाया गया सबसे ज्यादा? क्या जम्मू की पार्टी, जम्मू के हित की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जम्मू की पार्टी को नहीं बुला सके? क्या कारण रह सकता? देखो, जो डोगरों की बात करेगा ना, जो डोगरों की बात करेगा ना, ये कहते हैं डोगरे की बात सिर्फ हम करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। डोगरे को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो हम करेंगे। चौधरी लाल सिंह जी की इन्होंने पहले भी कुर्बानी ली है। वो आपको घटना तो पता होगी, जब भेजा गया था उसके बाद उनका रिजाइन लिया गया तो उनकी कुर्बानी लेगी। उनको साथ में ले जाते तो वो इनके काले चिट्ठे खोल देते, इसलिए डर के मारे इन्होंने उनको लेकर नहीं गए। बाकी हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं, वो आपके सामने हैं और पूरा देश भुगत रहा है। ये जितने मर्जी पर्दे डालने, लेकिन अब वो पर्दा हटने वाला और सच सामने आने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहें। नाजरीन, तो आपने ये जो आज सियासी महादंगल था वो समाप्त फरमा रहे थे। हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद और उसके बाद इस महादंगल का आखिरी सवाल और 8 के 8 सियासी पहलवानों को
2-2 मिनट का समय दिया जाएगा और इस महादंगल को खत्म किया जाएगा। और आखिर कालाकोट नौशहरा सुंदरबनी की आवाम के अंदर जहन के अंदर जो सवाल थे उनके जवाबात का खुलासा आज यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों, आज के सियासी महादंगल को स्पॉन्सर कर रहे हैं रैना मेडिकल हॉल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट सुंदरबनी, जिनके पास अनेकों प्रकार के डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और स्पॉन्सर किया गया है एसएस कलेक्शन सुंदरबनी द्वारा, जो कि संगीत शर्मा द्वारा। आप देख सकते हैं हर प्रकार के जूते, अपैरल्स, परफ्यूम्स, शर्ट्स, जीन्स आपको यहाँ पे दस्तयाब मिलेंगी। जी शॉक की यहाँ पे आपको जो रिस्ट वॉचेस हैं वो भी यहाँ पे दस्तयाब मिलेंगी। एसएस कलेक्शन सुंदरबनी नियर जंडियाल प्लाजा। इसके अलावा गुप्ता स्टेशनरी स्टोर, जिसके अंदर हर एक जो सहूलियात हैं वो आपको दस्तयाब होगी। वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग्स, अन्य प्रकार की जितनी भी स्टेशनरी आइटम्स है वो यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा बीपी वर्ल्ड प्लेवे स्कूल सुंदरबनी, जो कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। सतपाल एंड सन्स द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। समता ग्रुप द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। आज के इस मेगा इवेंट को समता ग्रुप द्वारा स्पॉन्सर्ड एंड पावर्ड किया गया है। समता ग्रुप, विवेक भारती। आज के सियासी महादंगल को स्पॉन्सर किया गया है बीपी वर्ल्ड प्लेवे स्कूल सुंदरबनी द्वारा, जो कि सुंदरबनी का एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। अगर आप अपने बच्चों को क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देना चाहते हैं तो आज ही राब्ता कायम करें बीपी वर्ल्ड प्लेवे स्कूल सुंदरबनी से और अपने बच्चों का दाखिला करवाएं जल्द से जल्द। नाजरीन हाजिर हैं इस सियासी महादंगल में। एक बार फिर से आप समाप्त फरमा रहे थे ब्रेक, और आपको बताते चलूं कि इस सियासी महादंगल को स्पॉन्सर किया है एसएस कलेक्शन सुंदरबनी संगीत शर्मा द्वारा, उसके बाद लक्ष्मी सीड स्टोर संजय कुमार द्वारा, और उसके बाद रैना मेडिकल हॉल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, जिनके अंदर अनेकों प्रकार के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी आते हैं। गुप्ता स्टेशनरी स्टोर द्वारा भी इसको स्पॉन्सर किया गया है और समता ग्रुप द्वारा भी किया गया है। और आज का सबसे बड़ा सवाल सियासी महादंगल का, 3 प्रश्नों में एक प्रश्न छिपा है और वो पूछा जाएगा आज कि महंगाई, बेरोजगारी और मसला कश्मीर। सीधा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भूषण उप्पल जी से कि सर, मसला कश्मीर की बात की जाती है आपकी पार्टी द्वारा, आखिर बताएं कि इस मसला कश्मीर का हल कैसे होगा? क्या मसला कश्मीर नहीं है? ये जब देश आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ, तब से चलता आ रहा है। हम तभी से कहते आ रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस हैं उसके मुताबिक इसका हल किया जाए। और बीजेपी सरकार ने हल करने के बजाय स्टेट को ही तोड़ दिया, इसको ही बाइफिकेट कर दिया और 2 ड्यूटी बना दी। आज लोग जो है वो स्टेटें मांग रहे हैं और हम हमारी यूनियन टेरिटरी बनी है। और ये बीजेपी ने अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए जम्मू कश्मीर को बलि का बकरा बना दिया। बाकी यहाँ तक महंगाई की बात है तो महंगाई जो है वो आपको ही पता है। आज तेल जो है सरसों का वो कौन से भाव पे जा रहा है, डीजल पेट्रोल का क्या रेट है, आज गरीब का चूल्हा कैसे चल रहा है। जब भाजपा पावर में आई थी 2014 में तो 300 कुछ रुपये सिलेंडर था, आज 850 से ज़्यादा सिलेंडर का रेट, 950, 1000 रुपया पहुँच गया। तो यह क्या ये गरीब की कमर तोड़ने वाली बात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का नामो निशान नहीं है। कभी कहते हैं जी हाँ जी सेल्फ स्टैंड हो जाओ, कभी कुछ कहते हैं, पकौड़े तलो, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी डोसा बनाओ। तो डोसा बनाने से, पकौड़े तलने से इंजीनियर जो है वो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं हम दे पाएंगे। और डॉक्टर्स को जो है वो उनका काम डोसा तलना नहीं है, उनका अस्पतालों में इलाज करना है। तो अस्पतालों की हालत देखोगे तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है और डॉक्टरों को कहा जा रहा है कि आप जाके डोसा बनाओ। स्कूलों में टीचर नहीं है। आधा मिनट है सर, खत्म कीजिए। जिस तरह से भूषण उप्पल जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए, यूटी बनाया गया, उसके बाद महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था कि पेट्रोल और डीजल और सरसों का तेल और सिलेंडर के जो प्रतिदिन देखा जाए कि जो दाम है वो बढ़ते रहे। हम इसका जो काउंटर है राकेश शर्मा जी से क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं तो आज की डेट में समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के ऊपर क्वेश्चन करना ही आउट ऑफ सिलेबस है। देयर इज नो इशू रिलेटेड टू दी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक ही इशू था दैट हैज़ बीन रिजॉल्व बाय द मोदी गवर्नमेंट 5 अगस्त 2019
370 और 35 का ही एक इशू था जो मोदी सरकार ने हल कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर को कोई ऐसा इशू नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। और मीडिया के बंधुओं से भी मैं अपील करूंगा, आज के बाद ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर का कोई इशू है। जम्मू कश्मीर का कोई इशू नहीं है। हाँ, यहाँ एक इशू है, दैट इज द इशू ऑफ POJK. POJK is also integral part of Jammu and Kashmir illegally occupied by the Pakistan. और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये लोग जो हैं, जो ये डराते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान में जो हो रहा है, महबूबा मुफ्ती जी जो डरा रही थी, मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर डराना है तो पाकिस्तान को डराइए। उनको कहिए कि POJK जो इलीगली अपना ऑक्युपाई किया हुआ है वो हिंदुस्तान के हवाले कर दें बिना खून खराबे के। हिंदुस्तान मानवतावादी में विश्वास रखता है, ईमानदारी में बात करता है, शांति से बात करना चाहता है, इसलिए उसका वेट कर रहे हैं। अदरवाइज जम्मू कश्मीर को लेके महबूबा मुफ्ती जो हिंदुस्तान की सरकार को डराना चाहती है, मैं बताना चाहता हूं महबूबा मुफ्ती को, आज की सरकार वो सरकार नहीं है जिसको आप डराते तो घुटनों के बल हो जाते थे। आज की सरकार दमदार सरकार है और आज पूरे विश्व में देखा जाए तो एक ही चीज की जरूरत है, तेल 100 के बदले 200 हो जाए, महंगाई जितनी मर्जी बढ़ जाए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का नेतृत्व इतना मजबूत होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरह देश छोड़ के भागना ना पड़े। देशवासियों को देश मजबूत चाहिए, तेल चाहे 200 लीटर हो गए, हम सहन करने के लिए तैयार हैं। राकेश जी, आपको हजारों मील दूर अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान याद आ गया, लेकिन दिल्ली गाजीपुर में बैठे हुए किसान जिनको मारा गया, जिनको पीटा गया, वो नजर नहीं आए। राकेश जी बताइए, क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, जब कहीं हिंसा होती है तो उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं। आपने देखा कि पिछले साल जो 26 जनवरी के दिन लाल किला पे उपद्रव हुआ, उसको किस तरह से केंद्र सरकार ने सहन करते हुए, क्योंकि वो देश के लोग थे, देश के किसान थे, उनमें कुछ लोग अराजक तत्व आगे, उन्होंने आके वहाँ पे उपद्रव किया। और ऐसे हालात दोबारा ना बने, इसके लिए सरकार कुछ प्रिकॉशंस लेती हैं। वो वहाँ की जो राज्य सरकारें होती हैं उनको ऐसा निर्णय लेना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसानों को बार बार बात करने के लिए बुलाया जाता है, जबकि क्योंकि मुद्दा नहीं है, बेवजह की राजनीति करनी है, किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है। वो बढ़िया टेंट लगा के बीच में AC लगा के जो वहाँ पर लेटी हुए, किसान नहीं है, किसान अपने खेत में काम करता है। किसान अगर वहाँ पर बैठा हुआ है तो देश में अनाज कहाँ से पूरा हो रहा है? देश की जो खाद्यान्न की आपूर्ति है वो कहाँ से हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो किसान है वो अपने खेत में काम कर रहा है। और किसान केवल पंजाब में नहीं है, भारत के हर राज्य में किसान है, यूपी में भी किसान है, केरल में भी किसान है, जम्मू कश्मीर में भी छोटे छोटे किसान है। हर जगह किसान केंद्र के बनाए हुए कानून से राजी है। लेकिन क्या उनको खालिस्तानी कहना ठीक है? नहीं, देखिए, जवाब दीजिए। देखिए, खालिस्तानी तो उनको कहा जाएगा जो वो जहाँ पर तिरंगा झंडा लहराना चाहिए वहाँ पर किसी धर्म का झंडा लहराते हैं, वो वहाँ पर कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का की हिंसा हो, आंदोलन में मारकाट हो, ताकि केंद्र सरकार बदनाम हो कोई। लेकिन किसी को खालिस्तानी कहना गलत है। जो खालिस्तानी करते हैं, जो वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, वो खालिस्तान की तरफ से आ रही हैं, वो इस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए आ रही हैं, क्योंकि आंदोलन जो है लंबा खिंच रहा है और इसको वो हाईजैक करने के प्रयत्न कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से नागचंद जी आपसे प्रश्न पूछते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, और 370 टूटने के बाद अंतिम प्रश्न पूछूंगा 370 पे, आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहूंगा। 370 35 टूटने के बाद कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर में उन्होंने जगह और वापस गए हैं, क्या बोलेंगे इसको? देखिए, पहले मैं भाजपा साथियों से ये पूछूंगा कि इनको महंगाई नजर ही नहीं आती। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये भाजपा जो है ये बुनियादी व्यापारियों की पार्टी है, और इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने सिद्ध कर दिया। आज इनको महंगाई लगती नहीं। आज हमारा जो गरीब जो आदमी है, जिसको 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए मजबूर होना पड़ता है, आज वो सड़क पे घूम रहा है और ये कह रहे हैं कि 100 के बजाय 200 रुपये भी हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये व्यापारियों की, बिजनेसमैन की पार्टी है जो हिंदुस्तान को बेच रहे हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि कश्मीरी पंडित जो हमारे 25 साल से जो दरबदर हो रहे हैं, जो दिन रात इन्होंने सपने दिखाए उनको कि हम इनको वापस कश्मीर में भेजेंगे, वहाँ कॉलोनियाँ बनाएंगे,
उनको रोजगार देंगे। इन्हीं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक उन कश्मीरी बेचारियों को क्या एक एक कमरे में वो रह रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। ये हवाई सपने जो दिखा रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, इनसे मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूँगा कि लोगों को जो मत बेवकूफ़ बनाएं। जनता बहुत सियानी हो चुकी है और आने वाले समय में इनको ये बताएगी कि सरकार कांग्रेस क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या है, दूसरी पार्टियाँ क्या हैं। इसलिए बार बार मैं आपसे ये आपके माध्यम से ये पूछता हूँ कि डेवलपमेंट चीज़ की नाम ही नहीं है। आज स्कूल के बच्चे हमारे दरबदर हैं, आप देखिए घरों में बैठे हुए हैं। ये वर्दी उनको मुफ्त दे रहे थे, किताबें दे रहे थे, आज ऑनलाइन का ये जिक्र कर रहे हैं। लोग पेड़ों पे चढ़ के अपने वो ढूंढ रहे हैं करते करते हमारा वो सिग्नल कहाँ गायब हो गया। तो इस तरह ये झूठे वादे जो इनके जो है पब्लिक को गुमराह करने, आने वाली समय में जनता ये सहन नहीं करेगी और इनको इस बार ये पता लग गया कि हमारी सरकार जो किसने जा रही है। धन्यवाद। अब सीधा सवाल रहेगा यहाँ पे चुने हुए जनप्रतिनिधि पतराड़ा पंचायत हल्का के सरपंच मुखिया यशपाल जी हैं। यशपाल जी से पूछूंगा, आज सुंदरबनी की जनता को सर बेवकूफ मत बनाइए। मैं कहता हूं सुंदरबनी की जनता को बेवकूफ मत बनाइए। बताइए आप किस नेता के साथ हैं, कौन से सियासी दल के साथ जुड़े हैं, ये बताना बहुत लाजमी है। जवाब दीजिए। आज मतलब सर जो आपने तीसरी बार क्वेश्चन पूछा तो वो सवाल ही यही है, जनता कंफ्यूज है सर आपके चरित्र को लेके, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को लेके। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, बाकी सभी हमारी पार्टी के जो अपने पैनल्स में बैठे हुए हैं, हम तो सही आपसे एक बात करता हूँ, हम इतने इंटरनेशनल लीडर नहीं, स्टेट लेवल के भी नहीं, हम पंचायत लेवल के एक चुने हुए छोटे से नुमाइंदे हैं। मैं बात सुंदरबनी की करूँगा और जो सुंदरबनी का नेता जो सुंदरबनी की बात करेगा, हम उस नेता के साथ कौन है नेता? नेता कौन है? नाम लीजिए सर, नाम लीजिए उस नेता का नाम लीजिए। विधानसभा भंग है, एमपी साहब जो है वो सुंदरबनी की बात करेगा, जो सुंदरबनी की बात करेगा वो भी थ्री सिस्टम अभी के समय में कोई है जो आपको लगता है कि आ सकता है? क्या आप मीडिया में दोगे पता कौन काम कर रहा है? आप बताओ ना कौन कर रहा है? काम वाले के साथ चलेंगे, जो काम करेगा सुंदरबनी की बात करेगा, वो सुंदरबनी कांग्रेस वाले के साथ चलेंगे, वो सुंदरबनी पर राज करेगा। अगर पीडीपी का कोई बंदा यहाँ से उठ के सुंदरबनी के हक में बात करता है और उनको कहा जाता है वो देशद्रोही की पार्टी है, क्या आप उनको समर्थन देंगे? हाँ या ना? कोई देशद्रोही नहीं है। जो देशद्रोही खाने वाले हैं उन 3 साल उनके कंधे से कंधा बढ़ा के चावल खाए तो बिरयानी खाते रहे। वो कौन है? वो भाजपा के हैं। भाजपा का होता किसी को मैं संगठन इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। जो अपना मजहब में बांटने की बात हम नहीं करते, वो पार्टियां करेंगे जो पार्टी को लेके काम करते हैं, जो पार्टी के अहदेदार आदमी है। मैं अहदेदार नहीं हूँ, हम तो सुंदरबनी की बात करेंगे तो जो सुंदरबनी का काम करेगा लीडर वो आपको पता कौन लीडर है। आज के वक्त में इस समय सुंदरबनी का लीडर कोई डेवलपमेंट काम कराने वाला तो अरुण शर्मा बीडीसी चेयरमैन है, जहाँ कोई कुछ नहीं, जहाँ और कोई जहाँ सरकार ही नहीं हो रही। नाज़रीन ने आज कटाक्ष रूप में साफ रूप में कहना चाहता हूँ। बाकी मैं पैनल से बोलता हूँ, अभी हमारा जो डिबेट है वो अभी एंड की तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में एक चीज और कहना चाहता हूँ, दोनों पार्टी के पैनल्स को थोड़ी स्टडी करके आए। तो नाजरीन, यशपाल जी ने आज आखिर सुंदरबनी नौशहरा कालाकोट की जनता को पता चल चुका है कि यशपाल जी अरुण कुमार शर्मा के जो काम है उनसे मुतमईन है और उनके पीछे चलते और समर्थन करते हैं। अब सीधा सवाल सरजीत शर्मा जी से, सर किसानों के मुद्दों को लेके, बेरोजगारी और महंगाई के लिए क्या कहना पसंद करेंगे? 3 मिनट का समय। देखिए, सवाल का जवाब मेरे साथी आपने बार बार पूछा और ये बचते हुए नजर आए। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलनकारी को ये क्या क्या नाम दे रहे हैं। आज महंगाई का क्या आलम है? कोई इनाम नहीं दिया है, हमने उनको आज महंगाई का बोलिए सर, आप महंगाई के मुद्दे में ही बोलते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट में नहीं बोल पा रहे हैं। इनको एक ही मुद्दा नजर आता है, 370 की यार्ड में ये राजनीति रोटियां कब तक सेकेंगे और जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उसके सामने सच्चाई कब आएगी? जम्मू कश्मीर की आवाम को रोजगार कब मिलेगा? यहाँ के बच्चों को अपने अधिकार कब मिलेंगे? हमारी जमीनों के अधिकार कब मिलेंगे? हमारे जो रोजगार है उसके अधिकार कब मिलेंगे? बाकी स्टेट्स में भी जो राइट्स दिए हैं वो हमें कब मिलेंगे? नाज़रीन, आपने सरजीत शर्मा जो कि जुझारू और दिग्गज नेता हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उभरने वाले नेता हैं, बहुत ही तल्ख और एक जुझारू लहजे में ये बातचीत करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीनियर जर्नलिस्ट मदन लाल वर्मा साहब हैं। वर्मा साहब फील्ड के अंदर जाते हैं, क्या देखते हैं कि बड़ी बड़ी राजनीतिक दल आज दावे करते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर करवाए जाएंगे तो मुख्यमंत्री किस सियासी दल का होगा? 2 मिनट का समय, 2 मिनट का समय। इतना मुझे घेरो मत में
जवाब दे रहा हूँ। आपके क्वेश्चन का उत्तर मैं अभी दूंगा। यहाँ पे जितनी भी चर्चा जहाँ पे हुई मैंने अच्छे से सुना है उसको, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि फील्ड के अंदर भी हम सक्रिय रहते हैं, वहाँ पे लोगों की आवाज़ है। आई एम जर्नलिस्ट, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर। जो लोगों की आवाज़ जो सुनने को मुझे आ रही है कि अगला यहाँ पे आपने पूछा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर कौन होगा, तो मुझे ये लग रहा है, अगर मेरी बात आप ध्यान से सुने, अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हक मिल जाता है तो वो शुक्रिया करेंगे नरेंद्र भाई मोदी का। मुझे लगता है कि जैसे आवाज निकली वहां से। वर्मा साहब, जम्मू कश्मीर में सिर्फ ओबीसी नहीं रहते हैं। मेरा सवाल आप पूरा होने दे। ओबीसी नहीं रहते हैं, लेकिन 70 सालों में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग जिनकी पॉपुलेशन 52% थी, अभी आज ज्यादा है, सेंसस तो होने जा रही है ना, आज ज्यादा है। SC ST और ओबीसी का चीफ मिनिस्टर आएगा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर ये भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस को राइट्स मिलता है तो ये मान के चलो कि वो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अदर बैकवर्ड क्लासेस का, SC का, ST का चीफ मिनिस्टर होगा, तो असेंबली उनकी ही बनेगी। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। धन्यवाद आपका। आखिरी सवाल आखिरी पैनलिस्ट से, और बहुत ही दिग्गज और बहुत ही सुलझे हुए, और जिन्होंने भारतीय सेना के अंदर अपना जो जीवन का कीमती समय है वो समर्पित कर दिया, रिटायर्ड कैप्टन रोमेश चंद्र जी, जो कि ओबीसी मोर्चा के प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर यूटी के। इनसे सवाल रहेगा, सर महंगाई, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं युवा आज कह रहा है कि भाजपा ने विश्वासघात किया है, क्या कहना पसंद करेंगे 3 मिनट में? देखिए, महंगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जनता ने पूरा समर्थन 2014 में दिया। आज देश सुरक्षित है और पूरी दुनिया में जो आंकड़े आए हैं 75% दुनिया उनके साथ है। सबसे पावरफुल अगर नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी। नंबर 2 पावरफुल है, देश कमजोर हो रहा है। नंबर 2 सारे खिलाफ हो गए। मैं सेना में अधिकारी के तौर पे कहूँ, नेता पावरफुल है, हमें नेता पावरफुल नहीं चाहिए। 1965 के अंदर हमने जमीन खोई। अरे नेता पावरफुल होगा तो जनता पावरफुल। 1965 में हमने जमीन खोई, 1971 में जमीन हमने खोई, नेता जनता को। और नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद 2014 में ऐसे 36 पुल बना दिए गलवान घाटी के अंदर। आज हमारी सेना जो है 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाती है। कांग्रेस की सरकार के टाइम पर हमने हिंदुस्तान की धरती खोई। सर, ऐसे पुल भी हैं जिनके नीचे दरिया नहीं है, और जहां दरिया है वहां पुल ही नहीं है। और ऐसे टनल बनाए, उधर विकास की बात करते ऐसे टनल बनाए। मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी को लोगों ने टमाटर और प्याज के लिए नहीं चुना था, 370 को हटाने के लिए, 35A को हटाने के लिए, 3 तलाक को हटाने के लिए, राम मंदिर का निर्माण करने के लिए। ये कांग्रेस के लोग वहाँ पर डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है, असेंबली जैसे वहाँ पे करते थे, रोजगार मुद्दा नहीं है, जब भी मुद्दा है, जब भी इलेक्शन होते थे तो ये लोग रोड़ा काटते थे। लेकिन वो आज पता लग गया नरेंद्र भाई मोदी दुनिया का सबसे ताकतवर नेता, और उसने जो काम आज किए हैं ऐसा ताकतवर नेता पूरी दुनिया में कोई नहीं। आज जो ये लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ, NCA बाजू से पूछता हूँ, यहाँ अच्छी बड़ी हमारी फैक्ट्री चल रही थी, रोजन फैक्ट्री, रजौरी वाली, सुंदरबनी वाली, हजारों लोग काम करते थे, उनको घर बैठा दिया। माइन कोल, थर्मल प्लांट, जो काराकोट का सबसे बड़ा एक कीमती हीरा है, उनको आज तक इन्होंने नहीं करने दिया। शेख ने कहा था, जैसे मेरे कश्मीरी भाई बस के पीछे रस्सा लेके भागते हैं, ऐसे जम्मू के डोगरों को मैं इनको बस के पीछे भगाऊंगा और यहाँ की फैक्ट्री बंद कराऊंगा। क्या कारण आप पूरे हिंदुस्तान में फैक्ट्री इंडस्ट्री रही, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं। जम्मू की कितनी इंडस्ट्री लगने वाली है? जम्मू की कितनी करप्शन का जवाब दीजिए। हमारे साथ सब दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी से रखा, और कहीं ना कहीं सब जो यहाँ पे दिग्गज नेता है उन्होंने अपनी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को यहाँ पे रखा, और साफ तौर से देखा जाए कि काफी अच्छी बहस हुई। केंद्र सरपंच साहब, आपका अपना गांव पतराड़ा MP के द्वारा गोद लिया गया जुगल किशोर के द्वारा, कितनी वहाँ पे तरक्की हुई, इसके बारे में आप बताएं। यहाँ पे बात की है कि जहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी की बात की जाए, युवाओं को नौकरियों की बात की जाए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको
कहीं ना कहीं घेरा और भाजपा ने भी कांग्रेस के जो 70 साल हैं उसका उनसे हिसाब मांगा। और इन सब बहसों की जो बात की जाए, और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि जो इस समय भाजपा पिछले 2 साल हो चुके हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कितने यहाँ पे कश्मीरी पंडित जम्मू एंड कश्मीर में वापस हुए, इन सब प्रश्नों पे हम अगली डिबेट अगले अपने मेहमानों के साथ मिलकर करेंगे और मेरे साथी और BHL के माध्यम से। BHL एक ऐसा वाइड चैनल है जिसने इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसने इतनी बड़ी डिबेट को होल्ड किया। इसमें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मदन लाल वर्मा जी और 90% बोल लेके पतराड़ा पंचायत से जशपाल जी, भूषण उप्पल जी, कैप्टन रमेश जी हमारे साथ जुड़े, और कांग्रेस की तरफ से सरजीत जी हमारे साथ जुड़े, और कांग्रेस की तरफ से ब्लॉक प्रेसिडेंट नैनचंद जी हमारे साथ जुड़े, और यहाँ के जो राकेश शर्मा मंडल प्रधान वो भी हमारे साथ जुड़े भाजपा की तरफ से, और भाजपा के और हमारे साथ जो स्पोक्स पर्सन थे वो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये जितने भी 8 दिग्गज नेता और हमारे साथ जुड़े, और इन्होंने अपनी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी की बात की, और इस सब विषयों पे देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो डिबेट है वो काफ़ी हेल्दी कॉम्पिटिशन हुआ। नाजरीन, अब बात की जाए खुलासे की, आपको सस्पेंस में ही रखा जाएगा। जब आखिरी प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न जो पूरा भारतवर्ष पूछता है कि महंगाई, बेरोजगारी, विश्वासघात, तो तब कांग्रेस ने कहा कि भाजपा द्वारा विश्वासघात किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा भी यही कहा गया कि विश्वासघात हुआ है युवाओं के साथ। तो तब वहीं भाजपा के नेताओं ने कहा कि डेवलपमेंट, तरक्की और तामीर, फलाह बहबूदी मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा था तो राम मंदिर का निर्माण था, मुद्दा था तो वो जो मुद्दा था किसानों का मुद्दा था, मुद्दा था तो जो फलाह बहबूदी का मुद्दा था वो मुद्दा नहीं था। 370 का मुद्दा था, अनुच्छेद 35A का मुद्दा था, 3 तलाक का मुद्दा था। पूरे देशवासियों को अवगत किया जाता है कि इस डिबेट का निचोड़ आप खुद ही निकाल सकते हैं। फिर भी बताना पसंद करूंगा कि आज के इस मेगा इवेंट को पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे सहयोगी, सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो वो सीनियर और प्रोफेशनल वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ कुमार शर्मा, रोहित उप्पल जी, कुलदीप जी और हमारे फास्ट न्यूज के जो कॉरेस्पोंडेंट हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और उसके बाद इसको स्पॉन्सर किया गया है SS कलेक्शन, सुंदरबनी, लक्ष्मी सीड स्टोर, सुंदरबनी, रैना मेडिकल हॉल, गुप्ता स्टेशनरी और पावर्ड बाई एंड को स्पॉन्सर्ड बाई समता ग्रुप। तो आप देखते रहे BHL न्यूज़ 24/7। फिर हाजिर होंगे ऐसे सियासी महादंगल के साथ। बहुत ही हेल्दी डिस्कशन थी इस डिबेट के अंदर हुई। आपसे चाहेंगे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सियासी महादंगल को स्पॉन्सर कर रहे हैं रैना मेडिकल हॉल, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट सुंदरबनी, जिनके पास अनेकों प्रकार के डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और स्पॉन्सर किया गया है SS कलेक्शन सुंदरबनी द्वारा, जो कि संगीत शर्मा द्वारा। आप देख सकते हैं हर प्रकार के जूते, अपैरल्स, परफ्यूम्स, शर्ट्स, जीन्स आपको यहाँ पे दस्तयाब मिलेंगी। G-Shock की यहाँ पे आपको जो रिस्ट वॉचेस हैं वो भी यहाँ पे दस्तयाब मिलेगी। SS कलेक्शन सुंदरबनी नियर जंडियाल प्लाजा। इसके अलावा गुप्ता स्टेशनरी स्टोर, जिसके अंदर हर एक जो सहूलियात हैं वो आपको दस्तयाब होगी। वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग्स, अन्य प्रकार की जितनी भी स्टेशनरी आइटम्स है वो यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा BP वर्ल्ड प्लेवे स्कूल सुंदरबनी, जो कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। सतपाल एंड सन्स द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। समता ग्रुप द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। आज के इस मेगा इवेंट को समता ग्रुप द्वारा स्पॉन्सर्ड एंड पावर्ड किया गया है। समता ग्रुप, विवेक भारती। आज के सियासी महादंगल को स्पॉन्सर किया गया है BP वर्ल्ड प्लेवे स्कूल सुंदरबनी द्वारा, जो कि सुंदरबनी का एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। अगर आप अपने बच्चों को क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देना चाहते हैं तो आज ही राब्ता कायम करें BP वर्ल्ड प्लेवे स्कूल सुंदरबनी से और अपने बच्चों का दाखिला करवाएं जल्द से जल्द।